अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेल्फ लव नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है इश्क जुनून बाय हाली नूर, एपिसोड 3। ये रात सब पर बहुत भारी गुजरी थी। शाहज़ीब को अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर्स बार बार ऑपरेशन का कह रहे थे। 5 लाख का इंतज़ाम हो चुका था, पर अब बाकी के 10 लाख रहते थे, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। सोच सोच कर इनका बुरा हाल था। वानिया ने फुप्पू की बिगड़ती हालत देखकर एक फैसला लिया। वो अपनी फैमिली को मजीद इस अजियत में नहीं देख सकती थी। वो आंसू साफ करती गहरा सांस लेकर उठी और अस्पताल से बाहर निकली। सुबह की रोशनी रात के अंधेरे पर गालिब हो चुकी थी। वो वहाँ से टैक्सी लेती अपनी मंजिल की तरफ गाज़मान हुई। ये सफ़र बेशक अजियतनाक था। मुख्तलिफ किस्म की सोचें से किसी जहरीले सांप की तरह डस रही थी। वो टैक्सी से उतरी और सामने खड़ी बिल्डिंग में दाखिल हुई। फातिमा इसे दूर से देख कर ही उसकी तरफ बढ़ी। हाय वानिया, कैसी हो? कल ऑफिस क्यों नहीं आई? वो एक मिनट, ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? सब ठीक तो है ना? फातिमा हैरत से चूर लहजे में बोली, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मैं बाद में सब बताती हूँ। पहले ये बताओ, बॉस ऑफिस में मौजूद है? वानिया जल्दी से बोली। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। हाँ, बॉस अभी अभी आए हैं, अपने कैबिन में होंगे। वानिया इसे बाद में मिलने का कहती लिफ्ट की तरफ बढ़ी। कुछ ही देर में वो रूम के दरवाजे के करीब खड़ी हिम्मत जमा करती दरवाज़ा नॉक किया। अगले ही पल इजाज़त मिलने पर वो अंदर दाखिल हुई। खानज़ादा हादिर ब्लैक 3 पीस सूट में अपनी चेयर पर बैठा कोई फाइल रीड कर रहा था। वानिया को देखते ही वो सीधा हुआ और फाइल बंद करते उसे गहरी नज़रों से देखा। अस्सलाम वालेकुम सर। वानिया सिलवटों से मजीन सादा गुलाबी सूट पर हम रंग दुपट्टा ओढ़े बुझी बुझी सी लग रही थी। खानज़ादा हादिर ने सर हिलाते उसे अपनी सामने चेयर पर बैठने का इशारा किया। वानिया आहिस्ता आहिस्ता चलती झिझकते हुए इसके सामने बैठी। वह वहाँ से तो बहुत हिम्मत करके आई थी, पर यहाँ इसको सामने पाकर इसकी हिम्मत हवा होने लगी। वो दोनों हाथ आपस में मरोड़ती सर झुकाए अल्फाज ढूंढ रही थी। खानज़ादा हादिर चेयर से पूछ लगाए गहरी नज़रों से इसको देख के मामले की तह तक पहुँच चुका था। मिस वानिया, मुझे लगता है कि आप कुछ कहने आई हैं यहाँ। इसकी आवाज़ पर वानिया को होश आया। उसे चौंक कर खानज़ादा हादिर की तरफ देखा। जी सर, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, वह हिचकिचाते हुए बोली। कहो, कैसी मदद की ज़रूरत है? ना जाने क्यों इसकी आंखों में चमक में इजाफा होता जा रहा था। वो एक्चुअली सर, मेरे कज़न का एक्सीडेंट हो गया है। कल से उसे होश में नहीं आया। अब डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे हैं। 15 लाख रुपए की ज़रूरत है और ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश की, मगर 5 लाख ही अरेंज कर पाए। अब इसकी जान को खतरा है। क्या आप मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकते हैं? मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी अमाउंट है, पर मैं ये अमाउंट पूरे होने तक यहाँ काम करूँगी। आप हर माह मेरी सैलरी से पैसे काट लीजिएगा। वो बहुत आस उम्मीद से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। 10 लाख रुपए मैं अभी तुम्हें दे सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वो दोनों कोहनियों को टेबल पर रखते हुए थोड़ा आगे को झुका। कैसी शर्त? वो थोड़ी हैरान हुई। तुम्हें अभी इसी वक्त मुझसे निकाह करना होगा। इसकी बात सुनते ही वानिया को ऐसा लगा जैसे ऑफिस की सारी बिल्डिंग उसके सर पर आन गिरी हो। ये क्या कह रहे हैं आप? होश में तो है? हाँ, मैं अपने पूरे होश हवास में कह रहा हूँ तुम्हें। अगर 10 लाख रुपए चाहिए तो तुम्हें मुझसे निकाह ही करना पड़ेगा। वो तमस्कराना अंदाज में बोला। वानिया को अपने आप पर हंसी आई। वो कैसे भूल गई थी उस शख्स की फितरत। ये तो शुरू से ही ऐसा था। हाँ, इसे इस शख्स को समझने में गलती हुई थी। दुबई में हुए वाक़े के बाद उसे ये शख्स अच्छा लगने लगा था। इसकी राय खानज़ादा हादिर के बारे में यकसर तब्दील हो चुकी थी। आई एम सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी शाहज़ीब से इंगेज्ड हूँ, वो कहती हुई चेयर से उठी। पल भर में ही खानज़ादा हादिर की आंखों में सुर्खी लहराई। जिस शख्स से ताल्लुक़ का वास्ता दे रही हो, अगर वही शख्स ही अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया, फिर क्या मतलब? जैसा कि डॉक्टर्स ने कहा है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करना चाहिए, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो जैसा कि तुमने कहा है कि कल सुबह इसका एक्सीडेंट हुआ है, तो 24 घंटे तो हो ही चुके हैं। मज़ीद कितना और इंतज़ार करोगे? अगर अगले 1-2 घंटे में उसका ऑपरेशन ना हुआ तो वो यकीनन अपनी जान की बाजी हार जाएगा। अब तुम ही बताओ, 10 लाख रुपए का इंतज़ाम 2-3 घंटों में कैसे कर पाओगी? खानज़ादा हादिर जानता था कि वो पहले से ही डिस्टर्ब है। अब वो इसे मज़ीद इमोशनल करता अपनी गेम खेल रहा था। वानिया अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे बहती हुई आंखों से उसे दिख रही थी। क्या तुम अपनी फैमिली और उस इंसान के लिए जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं, उनके लिए एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? कितनी खुदगर्जी से काम ले रही हो तुम।
वो आंखों में शैतानी चमक लिए मसनूई अफसोस का इजहार कर रहा था। वानिया का दिमाग मफलूज हो चुका था। बिल्कुल इस टाइम इसकी मेंटली हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तभी इसका मोबाइल रिंग हुआ। इसने कांपते हाथों से पर्स से मोबाइल निकाला और कॉल पिक करते कान से लगाया। वानिया बेटे तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ इसके अब्बू की आवाज़ सुनाई दी। बाबा मैं अपने ऑफिस आई हूँ पैसों का इंतज़ाम करने। बेटा तो क्या इंतज़ाम हुआ या नहीं? डॉक्टर्स यहाँ कोई उम्मीद नहीं दिला रहे। उनकी बात सुनते ही वानिया का दिमाग काम करना छोड़ने लगा। उसे बिना कहे कॉल काट दी। सुना तुमने? डॉक्टर अच्छे की उम्मीद नहीं दिला रहे। चलो ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। वानिया को प्रेशराइज करता वो दोबारा अपनी फ़ाइल खोलने लगा। ठीक है मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इसे अपनी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस हुई। गाड़ी मस्जिद के सामने रोकते हुए इसे बाहर निकलने को कहता खुद बाहर निकला। वो सुन होते जहन के साथ गाड़ी से उतरी। कुछ ही देर में दोनों में वो चंद गवाहों के साथ मौलवी के सामने बैठे थे। वहीं दुपट्टा सर पर घूंघट की तरह ओढ़े वानिया सर झुकाए बैठी थी। वानिया वलीद इब्राहिम खान, क्या आपको खानज़ादा हादिर वलीद खानज़ादा बहराम खान हक महर 50 लाख रुपए कबूल है? मौलवी साहब वानिया की तरफ झुकते हुए निकाह की तकरीब शुरू की। कबूल है। वानिया यकटक अपने हाथों को देखती कपकपाते हुए लहजे में बोली। उसका जहन बिल्कुल मफलूज हो चुका था। किसी किस्म की सोच इसके जहन में नहीं आ रही थी। मौलवी साहब के दूसरी और फिर तीसरी बार दफ़ा पूछने पर भी इसने इकरार में जवाब दिया। जैसे जैसे निकाह की तकरीब आगे बढ़ रही थी वैसे ही खानज़ादा हादिर के तासिरात सर्द से सर्द होते जा रहे थे। खानज़ादा हादिर वलीद खानज़ादा बहराम खान, क्या आपको वानिया इब्राहिम 50 लाख रुपए हक महर अपनी ज़ौजियत में कबूल है? मौलवी साहब अब इसके तरफ मतवजा हुए। कबूल है। इसके सामने रोती से सकती हुई अपनी बहन आई। मुठ्ठियाँ ज़ोर से भींचते हुए कहा, खानज़ादा हादिर वलीद खानज़ादा बहराम खान, क्या आपको वानिया इब्राहिम 50 लाख रुपए हक महर अपनी ज़ौजियत में कबूल है? दूसरी बार पूछा गया। हाँ कबूल है। मल्हान मेरा तुमसे वादा है तुम्हारे दुश्मनों को कभी भी चैन की सांस लेने नहीं दूंगा। दिल में अहद लेते हुए कहा। खानज़ादा हादिर वलीद खानज़ादा बहराम खान, क्या आपको वानिया इब्राहिम 50 लाख रुपए हक महर अपनी ज़ौजियत में कबूल है? तीसरी और आखिरी दफ़ा पूछा गया। कबूल है। वानिया इब्राहिम तुमने जो जितना खुश रहना था रह लिया। अब से सिर्फ आंसू ही तुम्हारा मुकद्दर बनेंगे। वो ज़ब्त की आखिरी हदूद पर था। मौलवी साहब अब दुआ मांग रहे थे। दुआ के बाद जो चंद लोग निकाह में शामिल थे वो उठे और इसे गले मिले और मुबारकबाद देने लगे। चंद ही पल में खानज़ादा हादिरी ने रुखसत करता वानिया की तरफ मुड़ा और जेब से चेक निकाल कर साइन करते इसकी झोली में फेंका। वानिया घूंघट हटाती हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। वो एक सर्द नज़र इसकी हैरान नज़रों पर डालते बिना कुछ कहे वहाँ से निकलता चला गया। पीछे वानिया हैरत सदमे से दंग रह गई। मेहरान पाशा, मैंने तुमसे कहा था ना वो केस वापस नहीं करेगा। मैं जानता हूँ इसे बहुत टेढ़ी चीज़ है। जावियर सोफे पर बैठते टांग पर टांग चढ़ाता हुआ बोला। इसके सामने 50-55 साला मेहरान पाशा शराब नोशी में मशगूल था। अगर ये बात है तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। मेहरान पाशा ने कहते एक और शराब का गिलास एक ही सांस में हलक के अंदर उंडेला। फिक्र क्यों करते हो? मेहरान पाशा, पहले पहल सब ही अपने पेशे से वफादार होते हैं। जावियर ने हंसते हुए कहा। कहना क्या चाहते हो? मैं समझा नहीं। पाशा हैरान हुआ। यही कि जो काम पैसा और ताकत न करवा सके फिर वो काम बंदूक की एक गोली कर देती है। पाशा का कहका जानदार था। सही कह रहे हो जावियर, बंदूक अच्छों के दिमाग को ठिकाने लगा देती है। बड़ी जालिम चीज़ है ये। पाशा आँख मारते हंसता हुआ बोला। हाँ अब अगर मजीद उसने अपनी टांग घुसाई तो साले साहब को वहीं शूट कर दवा देना। पाशा, जावियर सीरियस अंदाज में बोलता वहाँ से उठा। ठीक है मगर तुम कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ, मेरी बीवी इंतज़ार कर रही होगी मेरा। जावियर अपने मोबाइल और चाबियाँ उठाकर जेब में रखते हुए बोला। एक तो जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम किसी काम के नहीं रहे। बीवी के पल्लों से लग जाओ बस। पाशा इस पर तंज करते हुए बोला। मेरी बीवी के बारे में कुछ मत बोलो पाशा, इसके लिए तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। आइंदा सोच समझ कर बोलना। यहाँ से वो निकलता चला गया। शाहज़ेब का ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। उसे भी होश आ चुका था। सब लोग बेइंतहा खुश थे सिवाय वानिया के, जिसने अपनी ज़िंदगी शाहज़ेब के लिए दांव पर लगा दी थी। इसने अभी तक किसी को भी कुछ नहीं बताया था। सबके बार बार पूछने पर इसने बस इतना ही कहा था कि इसके बॉस ने इसकी मदद की। सब लोग इसके बॉस के शुक्रगुजार थे इसकी इतनी बड़ी मेहरबानी पर। वानिया शाहज़ेब को एक नज़र देखती हुई दोबारा बाहर ताज़ा हवा में निकल आई। उसका अंदर दम घुट रहा था। वो कदरे अलग थलग एक कोने में पड़े बेंच पर बैठती अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी।
2 दिन पहले तक सब कुछ ठीक था। अचानक से एक आंधी आई और इसकी ज़िंदगी में सब कुछ तहस नहस करके चली गई। वो अपनी खानज़ादा हादिर के साथ हुई ऑफिस में मुलाकात के बारे में सोचती हुई रो पड़ी। क्या से क्या हो गया था। वो वानिया इब्राहिम से वानिया हादिर हो गई थी। अब जब वो कुछ नॉर्मल हुई तो वो ये सोचने लगी, आखिर खानज़ादा हादिर ने उसे निकाह के लिए फोर्स क्यों किया। वो इतना गरीब तो ना था कि पैसों की ज़मानत की खातिर उसे निकाह करे। वो तो पाकिस्तान के चंद अमीर कबीर ख़ानदान से था। 10 लाख तो कोई बड़ी अमाउंट भी ना थी उसके लिए। फिर क्यों इसने इतना बड़ा कदम उठाया। वो सोच सोच कर पागल होने लगी थी। बहू, हमारे पोते के लिए इसका पसंदीदा खाना तैयार किया। हाँ हाँ आगा जान, सब कुछ है, हमारे योशा की पसंद का बना है। योशा खाने की टेबल पर बैठा सबके इतने प्यार पर मुस्कुरा रहा था। वो जब यहाँ आता था, घर के फर्दों से लेकर नौकरों तक सभी इसके आगे पीछे घूमते थे। इस वक्त सारा यूसुफ जई खानदान खाने की मेज़ पर जमा था। खाना खाते हुए मुसलसल योशा अपने आप को किसी की नज़रों के हिसार में महसूस करता रहा, मगर उसने नज़र उठाकर एक बार भी सामने नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था ये पलोशे ही थी। इसने कभी भी इसके दिल में मोहब्बत का कोई पौधा नहीं लगाया था। ये सब घर वालों की वजह से था, जो बार बार इसे यह एहसास दिलवाते थे कि तुम योशा की मंग हो, इसकी अमानत हो। पठानों में यही रिवाज होता है। बचपन में ही वो बच्चों की निस्बत एक दूसरे से तय कर देते थे। इनकी बरादरी में ख़ानदान से बाहर शादी एक को एक गुनाह तस्वुर किया जाता था। योशा के जहन में जब अपने ख़ानदान की रिवायत आई, इसका दिल खाने से अचाट हो गया। वो खाने से हाथ खींचता हुआ कुर्सी से उठा। क्या हुआ योशा, खाना अधूरा क्यों छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम। कुछ नहीं, बस पेट भर गया है मेरा। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। वो सबको हैरान छोड़ता वहाँ से चला गया। सुनो जाना, जुदाई मौत होती है। कभी फुर्सत मिले तो देखना पत्तों का गिरना तुम, जबकि ये शजर से गिर कर ज़मीन पर आन पड़ते हैं तो कैसे रोंदे जाते हैं। ठिठुरती रात की खामोश लम्हों में किसी बेबस अकेली बावफा लड़की की कभी तुम सिसकियाँ सुनना, कभी कतार से बिछड़ी हुई कूंजों के नोहे पर निगाह रखना, निगाह करना कि कैसे कैसे एक दूजे की जुदाई पर तड़प कर बैन करती है। कभी रुखसत के लम्हों में किसी की आंख से लुढ़कते हो, आंसू को देखोगे तो शायद जान पाओगे जुदाई मौत होती है। सुनो जाना, जुदाई मौत होती है। अभी तुमने मोहब्बत के बरसते भीगते मौसम नहीं देखे। अभी तुम तितलियों के रंग मुट्ठी में छुपाते हो। अभी तुम मुस्कुराते हो। सुनो जाना, कभी जो ज़िंदगी ने अजनबी वीरान राहों पर तुम्हारी ये हंसी छीनी तो फिर आंसू बहाओगे। तुम इतना जान जाओगे जुदाई मौत होती है। वो लिखकर डायरी बंद करती इस पर सर रखती आंसू बहाने लगी। इसकी ज़िंदगी बहुत अजीब हो गई थी। अब वो अपने जल्दबाजी में किए गए फैसले पर पछता रही थी। वो इस शादी से खुश नहीं थी। जावियार बहुत अच्छा था, हमेशा उसकी खुशी का ख्याल रखता था, पर वो चाहकर भी उसके साथ नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रही थी। वो चाहती थी कि वो जावियार के साथ आगे बढ़े और इसे खुश रखे। अभी तक इसने जावियार को अपने करीब आने नहीं दिया था। एक दो बार जावियार इस पर बेहद खफा भी हुआ था, पर वो क्या करती जब वो अपने आप को समझाती कि अब जावियार इसका शौहर है और इसे अपनी तमाम ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी है। तब तक इसे वो दुश्मनी जहाँ याद आता वो आगे ना बढ़ने देता। वो चाहती थी कि वो शाफ़े हैदर को भूल जाए, पर वो ये नहीं कर पा रही थी। अब तो वो अपनी ज़ात से बेजार रहने लगी थी। पूरा पूरा दिन कमरे में गुजार देती थी। इमामा को लगता था अगर वो ये शादी कर लेगी तो आगे बढ़ जाएगी, शाफ़े हैदर की ज़ात को भूल जाएगी, पर ये इसकी खाम ख्याली निकली। वो मज़ीद बेरहम शख्स के लिए तड़पने लगी थी। अब वो अक्सर दुआओं में अपनी मौत मांगा करती थी। भाई, भैयो, ब्रो, वो मुख्तलिफ नामों से पुकारती उसके रूम का डोर नॉक कर रही थी, पर आज खिलाफ मामूल खानज़ादा हादिर रूम में होते हुए भी इसे जवाब नहीं दे रहा था। मलान, हैरान व परेशान होती दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ी। सारे कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। वो मज़ीद हैरान हुई। उसका भाई तो सिगरेट नहीं पीता था, फिर आज क्यों? कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। इसने हाथ से स्विच टटोलते हुए लाइट जलाई। कमरे में रोशनी फैलते ही सब कुछ वाज़ेह हुआ। सामने रॉकिंग चेयर पर झूलते खानज़ादा हादिर की आंखें बंद थी। सिगरेट वाला हाथ चेयर से नीचे लटक रहा था। अधजली सिगरेट तकरीबन उंगलियों को जलाने ही वाली थी, पर वो बेहिस व हरकत पड़ा हुआ था।
ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट जिसके आधे से ज़्यादा बटन खुले हुए थे इसका खूबसूरत बालों से पाक सीना नुमाया कर रहे थे। खूबसूरत सियाह बाल जो हमा वक्त जेल से सेट रहते थे आज माथे पर बिखरे अपनी नाकदरी पर रो रहे थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखते मल्हान ने दोनों हाथ सदमे से कंग होते मुंह पर रखे और आगे बढ़ी। भाई, उसकी पुकार पर भी कोई हलचल ना हुई। इसके वजूद में, भाई क्या हुआ है आपको? मल्हान ने इसके बाजू पर हाथ रखती रोते हुए बोली। मल्हान के रोने पर खानजादा हादिर ने अपनी सुर्ख होती लहू आंखें खोली। मल्हान इसकी आंखों में ना देख पाई और नीचे बैठती रुजार कतार रोने लगी। मल्हान के ऐसे रोने पर खानजादा हादिर तड़प कर चेयर से उठा और इसके पास नीचे बैठते उसे गले से लगाया। रो क्यों रही हो भाई की जान? भाई आपको क्या हुआ है? आपने यह कैसी हालत बनाई हुई है अपनी? मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही। वो रोते हुए बोली। मुझे कुछ नहीं हुआ प्रिंसेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसके सर पर बूसा देता हुआ बोला। नहीं भाई, झूठ मत बोले, आप ठीक नहीं हैं। वो इसके सीने से सर उठाकर इसकी आंखों में देखती हुई नम आंखों से बोली। बस इतना समझ लो भाई की जान, आज तुम्हारे भाई की ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया है। इतने सालों से वो जिस आग में जल रहा था वो आग अब किसी और में उंडेलने का वक्त आ गया है। वो इसका चेहरा दोनों हाथों में भरता हुआ बोला। क्या कह रहे हैं भाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताएं ना। वो नासमझी से बोली। कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक प्रोजेक्ट की वजह से थोड़ा परेशान था। वो बात पलटते उसे रिलैक्स करते हुए बोला। सच कह रहे हैं ना भाई? वो अभी भी बेयकीन थी। हाँ मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ओह छोड़े ये बातें, ये बताओ तुमने खाना खाया? नहीं भाई, मैं आपको खाना खाने के लिए बुलाने आई थी, मिलकर खाना खाते हैं। वो आंसू पोंछती हुई बोली। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम नीचे जाओ, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, फिर मिलकर खाना खाते हैं। वो इसे खड़ा करते इसका सर थपथपाते वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला। ठीक है भाई। मल्हान अब रिलैक्स होती नीचे की तरफ बढ़ी। वो सबके लिए अच्छा सा खाना लेने के लिए अस्पताल से बाहर निकली। ये जगह काफ़ी रश वाली थी। हॉस्पिटल के बैक साइड पर ही शहर की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी थी। वो इधर उधर देखती, रोड क्रॉस करने के लिए आगे ही बढ़ी थी, तब उसे एक तेज़ रफ्तार गाड़ी अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। वानिया ने चीखते हुए अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। गाड़ी वाले ने बरवक्त ब्रेक लगाते एक कदम की दूरी से बचा लिया था उसे। खानजादा हादिर जो मल्हान को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करते अब ऑफिस में की तरफ जा रहा था, तभी एक लड़की को सड़क के बीचों बीच खड़ा देखकर गुस्से से गाड़ी से बाहर निकला। कुछ लम्हे गुजरने के बाद भी जब गाड़ी से हिट ना किया तो वह आहिस्ता से अपने हाथ हटा दी। एक कदम की दूरी पर खड़ी गाड़ी को देखने लगे। खानजादा हादिर अपने सामने वानिया को खड़ा देखता गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। मरने का बहुत शौक है तुम्हें? तो जहर खा कर मर जाऊं। यूं सड़क के बीचों बीच खड़े होकर खुद तो मर जाओगी, पर खौमाखा किसी मजलूम की सारी जिंदगी जेल के धक्के खाने पड़ जाएंगे तुम्हारी वजह से। जानी पहचानी आवाज़ पर वानिया ने हैरत से मुड़ कर देखा और बहुत मुश्किल से उसका ये तंज बर्दाश्त किया। आपकी मालूमात में इजाफा करती जाऊं, मुझे फ़िलहाल मरने का कोई शौक़ नहीं, और अगर बिलफरज हुआ भी तो आपकी गाड़ी के नीचे आकर मरना पसंद नहीं करूँगी। आखिर मौत भी कोई इतनी बुरी नहीं चाहेगा। वो इसकी गाड़ी की तरफ उंगली से इशारा करती नाक चढ़ाकर बोली। खानजादा हादिर ने एब्रू झुकाकर सर से पैर तक गहरी नज़रों से उसे देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो उसके ऐसे देखने पर झिझकती हुई बोली। यही देख रहा हूँ। बहुत ज़बान नहीं चल रही तुम्हारी मेरे सामने अचानक से। कल और आज वाली वानिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आपकी हरकतें ही ऐसी है कि ज़बान चलने पर मजबूर हो जाती है। न जाने आज इसे क्यों इस किसी बात का खौफ नहीं था। शट अप, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी हद में रहो। भड़कते हुए कहा। आप भी अपनी हद में रहे तो बेहतर होगा। वो कहती हुई पलटी। तुम मुझे बताओगी मेरी हद? वो गुस्से से भड़कता उसके सामने आते हुए बोला। अचानक उसके सामने आने पर वो इसे टकराते टकराते बची। ये क्या बदतमीजी है? समझते क्या है अपने आप को? अब के वो भी गुस्से से चीखी। मैं आपको क्या समझता हूँ ये बात मुझे बताने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। वेट, मैं तुम जैसी 2 टके की लड़की को इतनी इम्पोर्टेंस दे ही क्यों रहा हूँ कि सड़क के बीचों बीच खड़ा इसकी बकवास सुन रहा हूँ? तुम्हारी औकात नहीं है कि खानजादा हादिर के सामने खड़ा भी होने की, समझी? इसकी आंखों में देखते गुस्से और नागवारी से बोलते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा और अगले ही पल गाड़ी जन से उसके करीब से गुजरी। वानिया गुस्से से पैर पटकती दिल ही दिल में हजारों गालियों से नवाजती एहतियात से सड़क क्रॉस करने लगी। ताई अम्मी क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही है? वो किचन से चाय के प्यालों से भरी ट्रे लेकर निकली तो ताई अम्मी उसकी अम्मी से कोई बात कर रही थी। उनके चेहरे से उनकी परेशानी झलक रही थी। इमामा क्या बताऊं तुम्हें, मैं आजकल शाफी की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। ताई अम्मी चाय का कप उठाती हुई बोली। क्यों, क्या हुआ है? इमामा अपनी अम्मी को कप उठा कर देते हुए हैरानी से पूछे बगैर ना रह सकी।
कोई एक बात हो तो परेशानी की। मैंने उस लड़की की सारी हरकतों से तंग हूँ। सारा दिन घर से बाहर रहता है, ना जाने रात के कौन से पहर वापस आता है। अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। पाकिस्तान को भी लंदन समझा हुआ है, उसी रूटीन पर चल रहा है अब तक। इसका बाप आए रोज़ मुझ पर खफा होता है उसकी वजह से। ताई अम्मी बेटे को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। कोई बात नहीं ताई अम्मी, आप इतनी परेशान ना हो। पहले पहल सब ऐसे ही होते हैं, जब जिम्मेदारियां इंसान पर आती हैं तो वो खुद ब खुद सीख जाता है। हाँ भाभी, इमामा ठीक कह रही है, आप जल्द से जल्द इसकी शादी का कुछ करें। जब बीवी आएगी तो खुद ही जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। इमामा की अम्मी भी अपना हिस्सा डालती हुई बोली, हाँ ठीक कह रही हो तुम दोनों, पर मेरा ढीठ बेटा ये बात भी नहीं मानता मेरी। मैं तो चाहती हूँ मेरी भांजी सारा मेरी बहू बने। पर क्या बातें हो रही हैं? शाफी की अचानक आमद पर इमामा सटपटाई। तुम्हारी ही बात चल रही थी बेटा, इमामा की अम्मी मुस्कुरा कर बोली। वह मेरी बातें हो रही थी। वो सोफे पर आरामदेह अंदाज में इमामा के सामने बैठता हुआ जोमाइनी अंदाज में बोला और एक गहरी नज़र इमामा पर डाली। प्याजी रंग की शलवार कमीज के हम रंग दुपट्टा जो सर पर सलीके से टिका हुआ था, कौन सा रंग इमामा पर ज़्यादा जचता है वो समझने से कासिर था। आज सूरज कहाँ से निकला? तुम आज इस वक्त घर आए हो? खैर तो है? ताई अम्मी इस पर तंज करती हुई बोली। आप रोज़ यही शिकायत करती है तो मैंने सोचा जल्दी घर चला जाता हूँ आज और आपको सरप्राइज़ देता हूँ। वो मेज़ पर पड़ी इमामा की बची हुई चाय उठाकर इसका सिप लेता हुआ बोला। इमामा इस सारे अरसे में पहली बार हैरान होते हुए से देखा। शाफी ने चाय का एक और सिप लेते हुए इमामा की तरफ देखा। दोनों की एक पल को नज़रें मिली। इमामा ने फ़ौरन से नज़रें नीचे झुका ली। शाफी इसकी हरकत पर मुस्कुराया। अच्छा चलिए ये बात छोड़ें, ये बताएं आखिर मेरी कौन सी बातें हो रही थी? अब के वो अपनी माँ से मुखातिब होते हुए बोला। मैं बता रही थी इमामा को कि मैं तुमसे बहुत तंग हूँ और अब मैं तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। माँ की बात सुनते उसने एक नज़र इमामा को देखा जो बिल्कुल ला ताल्लुक नज़र आ रही थी। अच्छा मेरी शादी? फिर तो आपने ज़रूर कोई लड़की भी ढूंढ रखी होगी। वो इमामा के फेस एक्सप्रेशन नोट करते हुए बोला, जिनमें अब हल्की हल्की सुर्खी छा रही थी। इमामा यहाँ से उठकर जाना चाहती थी, पर इतने अरसे के बाद इस दुश्मनी जाह को अपने रूबरू हंसता मुस्कुराता देखकर इसका दिल वहाँ से जाने पर इनकारी था। ढूंढने की क्या बात है? तुम्हारी अपनी खाला की बेटी सारा है ना, बहुत अच्छी लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद है तुम्हारे लिए। उसकी अम्मी खुशी से जल्दी जल्दी बोली, मबादा वो बात बीच में ही हमेशा की तरह छोड़ कर ना चला जाए। ओ प्लीज़ मॉम, मेरी पसंद ज़रा सारा जैसी लड़की बिल्कुल नहीं हो सकती। वो उकताए हुए लहजे में बोला। अच्छा तो फिर तुम ही बताओ कैसी लड़की तुम्हें पसंद है? वो बस चाहती थी कि किसी तरह शाफी शादी पर तैयार हो जाए। मुझे बिल्कुल इमामा जैसी लड़की पसंद है। वो इमामा को गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला। इसकी बात सुनते इमामा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें एक बार फिर मिली। मैं तुम जैसी लड़की पर थूकना भी गवारा नहीं करता। इमामा के जहन में इसके जहरीले अल्फाज गूंजे। उसके चेहरे के बदलते रंग देखता शाफी परेशान हुआ। इमामा सुन होते जहन के साथ कमरे में भागी। शाफी हैदर एक फिर नए सिरे से पछतावे के घेरे में गिर गया। बाबा जान, आगा जान, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। वो मर्दान खाने में इनको अकेला पाकर इनसे बात करने के लिए आया। आओ मेरे शेर पुत्र, बताओ क्या बात करनी है? आगा जान पिश्तों में बोले। वो इनके सामने सोफे पर बैठते हुए तमीद बांधने लगा। असल में आगा जान, मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। वो मजबूत लहजे में बोला। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गया है ये? पागल हो गया है? बाबा जान जोर से चिल्लाए। मैं अपने पूरे होश हवास में कह रहा हूँ, मैं उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसी से शादी ही करूँगा। वह टल लहजे में बोला। तुमने ये गुस्ताखी की है, ये जानते हुए भी कि पलूशे तुम्हारे बचपन से मंग है। अब की बार आगा जान तेज़ लहजे में बोले। मैंने पलूशे को कभी इस नज़र से नहीं देखा। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। अगर शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद से। वो भी इन्हीं पठानों का खून था, डरना उसे सीखा ही नहीं था। ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनते औरतें भी जनान खाने में जमा हो गई थी। जनान खाने और मर्दान खाने की दीवार एक जालीदार खिड़की थी जिससे आवाज़ बासानी सुनाई देती थी। पलूशे ने उसकी बात सुनते फटी हुई आंखों से दोनों हाथ मुंह पर रखे। तुम जानता है ये हमारी रिवायत के खिलाफ है और हम तुम्हें अपनी रिवायत के खिलाफ का कभी नहीं जाने देगा। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ पलूशे से ही होगी। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। आगा जान खड़े होते अटल लहजे में अपना फैसला सुनाया। ऐसी घटिया रिवायत को मैं नहीं मानता। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पसंद से। ये मेरा भी आखिरी फैसला है। वो इनके मुकाबिल खड़ा होता हुआ गुस्से से बोला। योशा, बाबा जान चिल्लाते हुए इसकी तरफ बढ़े और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ा। जनान खाने में खड़ी सब औरतों ने चीखते हुए अपने मुंह पर हाथ रखे। आप मुझ पर हाथ उठाएं या मुझे जान से मार दें, पर मैं अपने फैसले से 1 इंच भी नहीं हटूंगा।
सुर्ख होती आंखों समेत वो बोला, मैं तुम्हें जायदाद से आंख कर दूंगा। आगा जान की पकड़ लाठी पर सख्त हुई। आप मुझे आग क्या करेंगे जायदाद से? मैं इस जायदाद पर थूकना भी पसंद नहीं करता। मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों में जहाँ इंसानों के एहसास से ज़्यादा रिवायत का ख्याल रखा जाए। वह आगा जान और बाबा जान की आंखों में देखकर अटल लहजे में बोलता हुआ वहाँ से जाने के लिए पलटा। मोरे ये सब देखते हुए मर्दान खाने की तरफ भागी। हाशिम खाना, रोको इसे, अगर ये यहाँ से चला गया तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। आगा जान बाबा जान की तरफ झुक कर बोले। इनके दिल में अब तकलीफ शुरू हो चुकी थी। जान से प्यारे पोते का यूं हमेशा के लिए छोड़ कर जाना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अगर आज तुम यहाँ से गए योशा यूसुफ जई, तो हम तुम्हारी माँ को अभी इसी वक्त तलाक दे देंगे। बाबा जान की धमकी पर बाहर निकलते इसके कदम साकित हुए और वो बेयकीनी से उनकी तरफ पलटा। मोरे ने होल कर सीने पर हाथ रखा। आगा जान पीछे रखे सोफे पर बैठ चुके थे। इनके दिल में आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ ज़्यादा हो रही थी। आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा जान। वो दोबारा इनकी तरफ बढ़ते हुए बेयकीनी से बोला, मैं ऐसा कर सकता हूँ, बल्कि करूँगा अगर तुमने पलूशे से शादी ना की तो। बाबा जान गुस्से से अटल लहजे में बोले। वो दिल ही दिल में खुश हुए। इनकी ये धमकी कारआमद साबित हो रही थी। योशा ने नज़र मोड़कर साकित खड़ी अपनी मोरे को देखा। कुछ पल खामोशी के नज़र हुए। ठीक है, मैं पलूशे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। कुछ ही लम्हों में वो फैसला ले चुका था। इसे क्या करना है? कैसी शर्त? आगा जान बढ़ती तकलीफ को नज़रअंदाज करते मुस्कुरा कर बोले। इसकी बात मानने पर वो खुश हुए थे। मेरी शर्त यह है कि मैं पहली शादी अपनी पसंद से करूँगा और बाद में पलूशे से दूसरी शादी। यकीनन ये फैसला इसके लिए बहुत मुश्किल था, जिसकी सुर्ख आंखों से साफ जाहिर हो रहा था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बाबा जान जो अभी खुश हो रहे थे, उसकी बात सुनते ही आपे से बाहर होते गुस्से से धाड़े। मैं बकवास नहीं कर रहा। अगर आप लोगों को मेरी ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं अभी इसी वक्त आप लोगों के सामने अपने आप को जान से मार दूंगा। वो गुस्से से दीवार पर टंगी बंदूक उतारते हुए बोला। आगा जान ये देखते मुश्किल से खड़े हुए। ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम ये बंदूक फेंको नीचे। आगा जान इसकी तरफ बढ़ते सुलझाऊ अंदाज में बोले। उनकी बात सुनते यूशा गहरी गहरी सांस लेता बंदूक को जोर से नीचे फेंकते वहां से निकलता चला गया। शाहजिब के एक्सीडेंट को एक हफ्ता हो चुका था। अब शाहजिब बिल्कुल ठीक मुकम्मल होश में था। अब वो लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चल भी लेता था। अस्पताल से डिस्चार्ज मिलते ही वो सीधा अपने घर चले गए थे। अम्मी अब्बू और वो तीनों दिन में एक दो बार चक्कर इनके घर लगा ही लेते थे। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी थी। पूरा एक हफ्ता वो ऑफिस नहीं गई थी। कल ही ऑफिस से उसे कॉल आई थी, जिसकी वजह से आज सुबह वो सवेरे ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। वो नाश्ता करती ऑफिस के लिए रवाना हुई। वहां पहुंची तो इसके बहुत सारे काम जो एक हफ्ते से करने को थे वो सब पेंडिंग पर पड़े थे। तकरीबन आधा दिन तो इसे पानी पीने तक का होश नहीं था। कुछ इंपॉर्टेंस फाइल थी जिन पर खानजादा हादिर के साइन की ज़रूरत थी। वो काम मुकम्मल करती मैनेजर की तरफ बढ़ी, जिसने बताया कि खानजादा हादिर ऑफिस नहीं आया तो इसे साइन करवाने के लिए इसके घर जाना पड़ेगा। वो नाक मुंह चढ़ाती इसके घर के लिए रवाना हुई। टैक्सी एक बहुत खूबसूरत शानदार से हवेली के सामने रुकी। वो नीचे उतरी और एक नज़र दूर तक फैली इस हवेली को देखा और आगे बढ़ी। ऑफिस का कार्ड दिखाने पर गार्ड से उसे बाआसानी जाने की इजाज़त दी। वो गेट से अंदर दाखिल हुई तो एक लम्हे को इतनी खूबसूरती देखते कंग रह गई। सरसब दूर तक फैला हुआ लॉन जिसमें अनवा अक़साम के खूबसूरत पौधे लगे हुए थे। वो कंफ्यूज होती हुई आगे बढ़ी। इसे किसी नुस्वानी कहके की आवाज़ सुनाई दी। वानिया ने इधर उधर उसकी आवाज़ के ताकुब में नज़र दौड़ाई। सफ़ेद कलर के लिबास में वो लड़की नीचे झुकी पौधों में छुपी बिल्ली को पकड़ रही थी। कुछ ही देर में वो बिल्ली को पकड़ते इसकी तरफ पलटी। वानिया इसको हुस्न को देखती हुई साकित हुई। शायद वो खानजादा हादिर की बीवी होगी, इसे दिल में सोचा। वो लड़की अब इसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। मलान अपने घर में किसी अनजान लड़की को देखती हुई हैरान हुई। आप कौन हैं? मल्हान ने उससे इफ्तिसार किया। मैं खानजादा हादिर की एम्प्लॉई हूँ, यहाँ इनसे कुछ फाइल साइन करने आई थी। वानिया उसे देखते मुस्कुरा कर बोली। वानिया के मुस्कुराने पर इसके दोनों गालों पर डिम्पल वाजे हुए। मल्हान को वो बहुत क्यूट लगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मल्हान उसे गौर से देखती हुई बोली। मेरा नाम वानिया है, और आपका? वानिया को इससे बात करके खुशी महसूस हो रही थी। मेरा नाम मल्हान है, वो मुस्कुरा कर बोली। वाह, काफ़ी यूनिक नेम है आपका। वानिया को इसका नाम पसंद आया। हाँ, मेरे भाई ने रखा था। वो मुस्कुरा कर उसे बेंच पर बैठने का इशारा करते हुए बोली। वो दोनों एक साथ बेंच पर बैठ गई। वैसे सर गुस्सा तो नहीं होंगी मेरे आपसे यूँ बात करने पर? अरे नहीं नहीं, भाई तो वैसे भी सो रहे थे, उनके सर में दर्द था इसीलिए। मल्हान इसका डर महसूस करते हुए मुस्कुरा कर बोली। भाई, आप सर खानजादा हादिर की बहन हैं?
वानिया ने हैरत से पूछा। हाँ, वो मेरे भाई हैं, मैं इनकी बहन हूँ, मलाहन हंसते हुए बोली। ओ, मुझे लगा आप इनकी बीवी। वानिया अपनी सोच पर शर्मिंदा हुई। नहीं, भाई की अभी तक शादी नहीं हुई, हम दोनों भाई बहन ही रहते हैं इस घर में सिर्फ। मलाहन हंसते हुए वानिया के गाल खींचती हुई बोली। बहुत ही कम टाइम में एक दूसरे से घुलती मिलती वो दोनों अब खुशगपियों में मसरूफ थी। प्रिंसेस कहाँ हो? वो मल्हान को ढूंढता हुआ बाहर आया। मल्हान को किसी लड़की से बातें करते देखकर वो इनकी तरफ बढ़ा। दूसरी लड़की इसकी तरफ पूछती। खानजादा हादिर की आवाज़ पर वानिया ने मुड़कर उसे देखा। उसके मुड़ने पर इनकी तरफ आता खानजादा हादिर हैरान हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इन दोनों के सामने खड़ा होते हुए पूछा। सर, मैं आपसे कुछ फाइल्स पर साइन लेने आई थी, वानिया ने खड़े होते हुए कहा। तुम यहाँ मेहमान नहीं हो जो मेरी बहन से गप्पे लड़ा रही हो। बी प्रोफेशनल, वो नागवार अंदाज में बोला। भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप वानिया से? मल्हान को भाई का अंदाज अच्छा नहीं लगा। बच्चा, ऐसे लोग मुझे नहीं पसंद जो अपने काम को सीरियस ना ले। तुम अंदर जाओ, मैं कुछ फाइल्स वगैरह साइन करके आता हूँ। वो इसे वहाँ से भेजना चाहता था। अच्छा ठीक है भाई, आप लोग काम करें, पर वानिया तुम मुझसे मिले बिना मत जाना, है ना? भाई से कहती वो वानिया की तरफ मुड़ी और प्यार से कहा। वानिया इस बात में सर हिलाती मुस्कुराई। तुम अपने काम से काम रखो, मेरी बहन से मरासिम बढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? मल्हान की जाती ही वो गुस्से से उंगली दिखाता वह वार्न करने वाले अंदाज में बोला। आपको क्या मसला है मेरे और मल्हान के बात करने पर? वानिया को अजीब आदमी लगा वो इस वक्त, जैसे एक छोटा सा बच्चा हूँ। मैं सब जानता हूँ तुम क्या प्लान कर रही हो, पर याद रखना मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। गुस्सा इसके अंग अंग से झलक रहा था। अच्छा, और मैं क्या प्लानिंग कर रही हूँ, ज़रा वाजे कर दे। वो दोनों हाथ सीने पर बांधती ही तंजिया बोली। मेरी बहन के जरिए इस घर में आने के ख्वाब देख रही हो ना तुम? लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किए गए। और आपको ये खुशफहमी क्यों लाहक हुई है कि मैं ऐसा चाहती हूँ? वानिया ने इसकी आंखों में आंखें डालकर बेखौफी से कहा। क्योंकि तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो। ऐसा घर, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, यही सब तो तुम लोगों का ऑल इन ख्वाब होते हैं जिसके लिए तुम लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हो। वो तमस्कर अंदाज में नागवारी से बोला। मैं आपके घर, गाड़ियाँ और बैंक बैलेंस पर थूकती हूँ? वानिया ने शदीद गुस्से से कहा। मैं तुम्हारे मुंह को इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तुम थूक सको। खानजादा हादिर गुस्से से इसका जबड़ा दबोचते पीछे दीवार से उसे लगाता हुआ बोला। ये क्या बदतमीजी है, छोड़े मुझे। वानिया चिल्लाई। बदतमीजी मैं नहीं तुम कर रही हो। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहा हूँ जिसे तुम भूल चुकी हो। वो होठ भींच कर बोलता अपनी हाथ की गिरफ्त इसके जबड़े पर मुसलसल सख्त करता जा रहा था। छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है। वानिया शदीद दर्द की कैफियत में इल्तिजाई लहजे में बोली। आइंदा मेरे घर में आकर अगर तुम मुझे दिखी ना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अपने पालतू कुत्तों को खिलाऊंगा। वो इसका जबड़ा छोड़े हकारत भरे लहजे में बोला। मुझे कोई शौक नहीं है दोबारा यहाँ आने का। आपका ताजमहल आपको मुबारक। वो गुस्से से कहती उसके पास से गुजरकर बेंच पर पड़ा पर्स उठाती वहां से भागती हुई निकली। दरवाजे की बेल मुसलसल बजने पर वो नींद से उठा। ना जाने इस वक्त कौन आया था। वो नींद से बंद होती आंखों से दरवाजे तक पहुंचा और दरवाज़ा खोला। सामने शाफे को लब भीचे बाजू पकड़े खून से लथपथ खड़े देखकर वो हैरान हुआ। क्या हुआ है ये खून? वो इसे पकड़ता अंदर लाते हुए बोला। बताता हूँ, सब्र कर, पहले फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जल्दी आ। शाफे निढाल सा सोफे पर बैठते हुए बोला। योशा जल्दी से रूम में भागा और फर्स्ट एड बॉक्स लाया। अब जल्दी से एक छुरी भी गर्म करके ले आ। शाफे लब भीचे शर्ट उतारे हुए दर्द से चूर लहजे में बोला। जल्दी से छुरी गर्म करके लाते उसे थमाई और इसके साथ सोफे पर बैठा। शर्ट उतारने पर अब जख्म वाजे हुआ। बाएं बाजू से भल भल खून निकल रहा था। शाफे ने टेबल पर पड़े टिश्यू बॉक्स से बहुत सारे टिश्यू उठाए और बाजू से निकलता खून साफ किया और टेबल से गर्म छुरी उठाते लब्भीचे बाजू में लगी गोली निकालने लगा। ये क्या कर रहे हो? हम किसी डॉक्टर के पास तो जा सकते हैं ना? योशा उसके साथ बैठा इसकी कार्रवाई देखता तड़प उठा। शाफे ने उसे एक नज़र देखा, दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। योशा मजीद इसकी तकलीफ़ नहीं देख सकता था, इसीलिए दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया। शाफे के मुंह से तकलीफ सी सिसकी निकली और इसने छुरी दूर फेंकी। योशा तड़प कर इसकी तरफ मुड़ा। गोली निकल चुकी थी। शाफे का हाथ दूसरे बाजू पर जख्म पर था। वो निढाल सा आंखें बंद किए सोफे से टेक लगाए हुए था। खून बहुत तेज़ी से बह रहा था। योशा जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स से चीज़ें निकालता इसकी पट्टी करने लगा। पट्टी मुकम्मल करने के बाद योशा ने कपड़े को गीला करते इसके जिस्म पर लगा खून साफ करने लगा। इसे गनूदगी की हालत में शाफे को पेन किलर्स खिलाई और उसे सोफे पर सीधा करते लिटाया। रूम से चादर लाकर इस पर डाली और इसके साथ दूसरे पड़े सोफे पर बैठा। अपने जिगरी दोस्त को इस हालत में देखना इसके लिए बहुत तकलीफ का बाज बन रहा था।
वो नहीं जानता था कि इसकी ये हालत कैसी हुई है। वो सुबह इसे तफसील लेने का इरादा रखता था। आज असर के टाइम ही वो गांव से वापस शहर आया था। अगले दिन वैसे भी इसका इरादा शाफे से मिलकर अपने हालात बताने का था, पर अब शाफे को इस हालत में देखते इसे अपना गम भूल चुका था। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? फ़ोन से राफ़ी की आवाज़ गूंजी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? योशा कॉल उठाता रूम की तरफ बढ़ा। इसकी आवाज़ से शाफे डिस्टर्ब ना हो। सुबह के 10 बज रहे थे, पर अभी तक कोई वो रात वाली हालत में ही सोया हुआ था। मैं ठीक हूँ, बस आपसे ये पूछना था, भाई आपकी तरफ आए थे रात को? राफ़ी के लहजे से साफ परेशानी झलक रही थी। हाँ हाँ, कल रात से ही वो मेरे पास ठहरा हुआ है। क्यों, खैरियत तो है ना? योशा उसकी परेशानी समझ चुका था। जी भाई, सब खैरियत है, बस शाफे भाई को कल रात से हम फ़ोन कर रहे थे, पर फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था, इसीलिए सबको थोड़ी परेशानी हो रही थी उनके लिए। हाँ, वो बता रहा था इसके मोबाइल में कुछ खराबी आ गई है, इसीलिए वो तुम लोगों को इन्फॉर्म कर नहीं कर सका। बहरहाल परेशान ना हो, सब ठीक है। अभी वो सो रहा है, कहते हो तो इसे उठाकर तुम लोगों की बात करवा देता हूँ। योशा रसानी से उसे समझाते हुए बोला, नहीं नहीं, आप उठाए नहीं, इन्हें सोने दे। जब उठ जाए तो इन्हें कहिएगा कि घर आ जाए, मम्मा परेशान हो रही थी। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा, फिर बात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। वो कॉल काटता शाफी की तरफ बढ़ा। क्या हुआ है, किसका फ़ोन था? शाफी ने नीम दराज होते सोफे से टेक लगाते हुए पूछा। तुम्हारे घर से फ़ोन था, वो लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। वो इसके साथ बैठते हुए बोला। अच्छा, तो तुम इन्हें मुतमईन कर दिया ना? हाँ, मैंने उन्हें मुतमईन तो कर दिया, पर मैं खुद नहीं हो पा रहा। बताओगे तुम्हारी हालत कैसी हुई? योशा बेचैन होते हुए बोला। मैं एक केस लड़ रहा हूँ जिसकी वजह से दूसरी पार्टी वालों ने मुझ पर हमला किया ताकि मैं पीछे हट जाऊँ। मतलब भींचे हुए बोला। कैसा केस? योशा हैरान हुआ। हैदराबाद के एक छोटे से गांव में एक आयशा नामी लड़की थी जिस पर मेहरान पाशा का दिल आ गया था। मेहरान पाशा ने उस लड़की को अप्रोच करने की कोशिश की। जब वो ना मानी तो इसकी ज़िंदगी को अजाब बनाने लगा। आए रोज़ उस लड़की और इसके घर वालों को धमकियां देना और इस लड़की का रास्ता रोकना इसका मामूल बन चुका था। जब इन चीज़ों से थक कर इसके बाप ने दूसरे शहर में शिफ्ट होने का सोचा तो मेहरान पाशा ने इनकी ये कोशिश भी नाकामयाब होने दी। आखिर इन्हें एक यही हल मिला कि वह आयशा की शादी अपने भतीजे से कर दे, तो शायद ही मेहरान पाशा इनका पीछा छोड़ दे। अगले रोज़ उन्होंने अपने भाई को जैसे तैसे राज़ी करके शाम को चुपचाप चोरी छुपे उनका निकाह रखवाया, पर पाशा को इस चीज़ की खबर हो गई। एन निकाह के वक्त वो अपने बॉडीगार्ड्स और अपने साथी को जावियार दुर्रानी के साथ इनके घर में घुसा। इस वक्त घर में दुल्हन, दूल्हा और इन दोनों के वालिदैन के अलावा कोई भी मौजूद ना था। पाशा के गार्ड्स, जो कि ज़्यादा तादाद में थे, तो उन्होंने सबको अपने काबू में करते जकड़ लिया। और तभी जावियार दुर्रानी और पाशा ने मिलकर आयशा को अपने माँ बाप, चाचा चाची और होने वाले शौहर के सामने ज्यादती का निशाना बनाया। वो रोती चीखती चिल्लाती रही, पर किसी को इस पर रहम न आया। आयशा का बाप अपनी बेटी को सबके सामने बेलिबास होता देख नहीं पाया और शदीद दिल का दौरा पड़ने पर मौके पर ही वो जान की बाजी हार गया। वो दोनों ना जाने कितनी ही देर आयशा के जिस्म के साथ सबके सामने खिलते रहे। जब इनका दिल भरा तो जावियार दुर्रानी ने इसके होने वाले शौहर के दिल पर गोली मारी। वो भी उसी वक्त अपनी जान की बाजी हार गया। जावियार, तुमने उसे क्यों मारा? पाशा ने शर्ट के बटन लगाते हैरत से पूछा। हमारे जाने के बाद ये साला फौरन ही हम पर केस करवाता, इसीलिए सबूत मिटा रहा हूँ। फिर तो इसे भी मारना चाहिए। मेहरान पाशा ने कहते हुए इसके चचा के सर में गोली मारी और इन्हें भी कत्ल कर दिया। जावियार दुर्रानी ने सहन के बीचों बीच पड़ी बरहाना आयशा पर नज़र डाली जो नीम बेहोशी की हालत में तड़प रही थी। पाशा उसे साथ ले चलते हैं। बड़ा गजब कमाल है, अभी दिल नहीं भरा। जाविया ने मेहरान पाशा की तरफ देखते हंसते हुए कमीनगी से आंख मारी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, मैं भी यही सोच रहा था। इन दोनों बूढ़ी औरतों को भी गोली मारो और इस लड़की को उठाकर गाड़ी में डालो। मेहरान पाशा अपने गार्ड्स को हुक्म देता जाविया दुर्रानी को इशारा करते वहां से बाहर निकलता चला गया। पिछले 3 सालों से आयशा इनकी कैद में थी। 2 माह पहले वो इनकी कैद से भागने में कामयाब हो गई थी। इन्हीं दिनों में एक रात में मैं घर के लिए रवाना था जब वो मेरी गाड़ी के सामने आई। मैं इसे बर वक्त उठाकर अस्पताल ले गया। इसे ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। मैंने जब इसे इसके घर का पता बताने को कहा तो वो फुट फुट कर रोने लगी। वो मुझसे काफ़ी खौफजदा थी। फिर मैंने उसे बताया कि तुम खौफजदा ना हो, मैं एक वकील हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक सही सलामत पहुँचा दूंगा। मेरे वकील होने का सुनती पहले वो चौंकी और फिर बेइंतहा खुश हुई। मैं काफ़ी हैरान हुआ कि अभी तो ये लड़की रो रही थी, अब खुश क्यों हो रही है। जब मैंने उसे पूछा तो वो लड़की मुझे अपनी सारी दास्तान सुनाने लगी और मुझसे रो रो कर मिन्नत करने लगी कि मैं इनसे इंसाफ दिलाऊं। मैंने भी उसे इसी वक्त वादा किया कि तुम्हें इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगा, चाहे मैं इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए।
तब से ही मैंने ये केस लिया है। जब जावियार दुर्रानी और मेहरान पाशा के पास कोर्ट से नोटिस गया था तब वो बहुत तिल मिलाए, और जावियार दुर्रानी तो बाकायदा मेरे ऑफिस में मुझे धमकाने पर भी आया। जब मैंने पीछे नहीं हटा तो अब वो मुझे जान से मारना चाहते हैं। शाफी ने तफसील बताया। ये सब सुनते योशा कितनी ही देर अपनी जगह से हिल न सका। एक बात पूछूं तुझसे? काफ़ी देर बाद योशा बोला। हाँ पूछो। ये जावियार दुर्रानी कहीं तुम्हारी कज़न का शौहर तो नहीं है? योशा ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, ये कमीना वही है। काश मुझे ये सब इसकी शादी से पहले पता चलता। बस इसी चीज़ का पछतावा हुआ है। शाफे ने गुस्से से कहा। शाफे, अगर तू इसके शौहर को सज़ा दिलवाएगा तो तुम्हारी कज़न का घर बर्बाद हो जाएगा ना। सारी ज़िंदगी एक जलील इंसान के साथ रहने से अच्छा है इसका घर बर्बाद ही हो जाए। अब मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, जावियार दुर्रानी और मेहरान पाशा को फांसी के फंदे पर चढ़ाना। शाफे गुस्से से कहता उसके रूम की तरफ बढ़ा। कल रात इन सब पर बहुत भारी गुजरी थी। ताया अब्बू और ताई अम्मी सारी रात लॉन्च में बैठे शाफे का इंतजार कर रहे थे। सोई तो वो भी ना थी एक लम्हे भी। सुबह जाकर इसके दोस्त से उसकी सलामती का इल्म हुआ तो इसके दिल में सुकून सा दौड़ा। इसे सही सलामत पाकर ताया अब्बू बहुत गुस्सा हुए थे इसके लापरवाही पर। कल रात इमामा यही रुकी थी। आज शाम जावियार उसे लेने आना था। पूरा दिन गुजर गया, वो तो नहीं आया पर जावियार इसे लेने ज़रूर आ गया था। ताया अब्बू ने जावियार को डिनर पर रोक लिया था। उस वक्त सब लॉन्च में खुशगपियों में मसरूफ थे। तभी वो सबको मुश्तरका सलाम करता अंदर दाखिल हुआ। ताई अम्मी से उसे देखकर उसकी तरफ भागी। इमामा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मुकम्मल सिहा लिबास, माथे पर बिखरे भूरे बाल, जर्द रंगत, सुर्ख आंखें और थकी थकी सी चाल। इमामा को उसकी हालत देखकर तशवीश हुई। शाफे कहाँ थे बेटा? हम कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। ताई अम्मी शाफे का माथा चूमती हुई बोली। कुछ काम था इसीलिए रात को दोस्त की तरफ रुका। वो बिना किसी से बात किए सीधा सीढ़ियाँ चढ़ता अपने रूम में गायब हो गया। ताया अब्बू जावियार के सामने शाफिया के ऐसे रवैये पर शर्मिंदा होते गुस्से जब्त कर गए। अभी वो कोई तमाशा नहीं बनाना नहीं चाहते थे। आ जाए, सब खाना लग गया है। खुशगवार माहौल में खाना शुरू किया गया। आओ शाफे, खाना लग गया है बेटा, खाना खा लो। इमामा की अम्मी ने सीढ़ियों से उतरते शाफे को देखकर बुलाया। नहीं चच्ची जान, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगा। वो कहता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गया। इमामा को इसका ये रवैया खासा बुरा लगा, सबके साथ और ख़ासकर जावियार के साथ। वो मेहमान था उसके घर, वो सिर्फ हाथ भी तो मिला सकता था पर इसने इनकी तरफ देखा भी ना था। बेशक इमामा जावियार के साथ खुश नहीं थी पर वो इस हकीकत को तस्लीम करती थी कि जावियार ही उसका शौहर है। खाना खाने के बाद इमामा घर जाने के लिए सबसे मिलती उसके साथ बाहर निकली। वो दोनों जैसे ही पोर्च में खड़ी गाड़ी के करीब पहुंचे, जावियार ने लॉन में टहलते फ़ोन पर बात करते शाफे को देखा। उसी वक्त शाफे भी मोबाइल कान से लगाए उनकी तरफ मुड़ा। जावियार दुर्रानी को अपनी तरफ देखता पाकर शाफे मोबाइल बंद करता इनकी तरफ बढ़ा। आओ साले साहब, अपने घर में आए मेहमानों को ऐसे ट्रीट करते हो तुम? उस पर तंज करता हुआ बोला। उसकी बात पर शाफे ने एक तफसीली नज़र इमामा पर डाली जो ना जाने फर्श को देखती क्या तलाश कर रही थी। हाँ, हम अपने घर आए मेहमानों की खातिर तो अच्छे तरीके से करते हैं, बस शर्त यह है कि वह मेहमान बनने के काबिल हो। शाफे ने आंख विंग करते हुए जो मायनी अंदाज में कहा, जो इमामा तो नहीं पर जावियार दुर्रानी बहुत अच्छे से समझ गया था। ओह, मैं तो ये भूल ही गया था, मैं तो अब इस घर में मेहमान नहीं, इस घर का दामाद हूँ और दामाद तो बेटों की तरह होते हैं। जावियार दुर्रानी भी इसके अंदाज में शाफे पर बहुत कुछ जताते हुए कमीनगी भरी मुस्कुराहट से बोला। शाफे ने दोबारा इमामा की तरफ देखा जो इधर उधर देखती खुद को इस गुफ्तगू से ला ताल्लुक दिखाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। ये जो तुम जिस रिश्ते की बिना पर इतरा रहे हो ना, ये रिश्ता इतना भी पायदार नहीं। इसकी आंखों में देखते दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से कहा। इमामा ने हैरान होते शाफे की तरफ देखा। इन दोनों की बातें उसे वाकई समझ नहीं आ रही थी। ये गुरूर इतना भी अच्छा नहीं साले साहब। वो लफ्ज़ साले पर जोर देता हुआ बोला। ये तो वक्त ही बताएगा। ये कहते ही शाफे की दिल की गहराइयों से इंशाअल्लाह निकला। शाफे की इतने कॉन्फिडेंट अंदाज पर जावियार दुर्रानी को आग लगी। चलो स्वीटहार्ट, घर के लिए निकलते हैं, काफ़ी रात हो गई है। वो इमामा का हाथ पकड़ते शाफे को दिखाता हुआ बोला। वाकई उसके इस इक़दाम पर शाफे का तन बदन आग के शोलों में लपेट आया। इमामा ने भी हैरत से अपने हाथ को जावियार के हाथ के में गिरफ्त देखा। दूसरी नज़र शाफे को देखा जिसकी आंखें एकदम सुर्खी माइल हो चुकी थी। वो हाथ की मुट्ठी भींचता वहाँ से अंदर की तरफ बढ़ा। इमामा को इसके अंदाज पर हैरत हुई। सर, आपसे कोई मिलने आया है। वो अपने ऑफिस में बैठा फाइल पर साइन कर रहा था जब पियोन ने आकर इतला दी। ठीक है, अंदर भेजो। 5 मिनट बाद ही दरवाज़ा नॉक हुआ। इजाज़त मिलने पर एक घुबरू नौजवान अंदर दाखिल हुआ। खानजादा हादिर ने फाइल्स बंद करके इसकी तरफ देखा।
अस्सलाम वालेकुम। मुकाबिल ने इस पर सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम। खानज़ादा हादिर ने इसे चेयर पर बैठने का इशारा किया। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और इसके ऊपर ब्लैक लेदर का कोट पहने वो खुबरू नौजवान इसके सामने चेयर पर बैठा। मैं आपसे मिलने की किसी खास मकसद के लिए यहाँ आया हूँ, इससे बात का आगाज़ किया। और वो क्या है? खानज़ादा हादिर की नज़रें इसके अकाब की मानंद उसे तक रही थी। मेरा नाम योशा यूसुफ ज़ई है। मैं यूसुफ कुज़ई ख़ानदान का इकलौता वारिस हूँ। मेरा ताल्लुक़ सवात से है। 2 साल से यहीं शहर में रहकर अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा हूँ। योशा ने अपना तारुफ करवाया। बहुत खूब, पर ये सब मुझे बताने का मकसद? खानज़ादा हादिर इसके आने का मकसद जान चुका था, पर इसके मुंह से सुनना चाहता था। मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ, योशा ने धड़कते हुए दिल से कहा। ना जाने आगे इसके भाई का रिएक्शन क्या होगा। कुछ लम्हे बाद बिल्कुल खामोशी छाई रही। मेरी बहन से ही शादी करना क्यों चाहते हो? कमरे में फैले गहरे सकूत को खानज़ादा हादिर की भारी आवाज़ ने तोड़ा। क्योंकि मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। वो किसी भी आज हाल में इसके भाई को राज़ी करने का इरादा रखता था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये मोहब्बत है? ये महज वक्ती अट्रैक्शन भी तो हो सकती है। इसका अंदाज कुरेदने वाला था। नहीं, यह अट्रैक्शन हरगिज़ नहीं है। मेरा दिल इसके नाम पर ही धड़कता है, और ऐसा पहले कभी किसी और लड़की के लिए नहीं हुआ था। चलो मान लेता हूँ तुम इससे मोहब्बत करते हो, पर क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करती है? मैं ये नहीं जानता वो मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफ़ी है। जज़ब के आलम में कहा। क्या वो ये जानती है कि तुम इससे मोहब्बत करते हो? खानज़ादा हादिर ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। नहीं, मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं हराम रिलेशनशिप का कायल नहीं हूँ, इसीलिए आपके पास निकाह का पैगाम लाया हूँ। इसका लहजा चट्टानों सा मजबूत था। मुझे तुम्हारी दीदा दिलेरी पसंद आई, पर मैं महज एक मुलाकात पर ही अपनी जान से प्यारी बहन को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। खानज़ादा हादिर की नज़र एक पल को भी इससे नहीं हटी थी। ठीक है, आप जितना टाइम लेना चाहते हैं ले, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, वो कहता हुआ चेयर से उठा। होगा वही जो मेरी बहन चाहेगी, आखिरी फैसला इसी का ही होगा। योशा ने उसकी बात पर सरस बात में हिलाया और खानज़ादा हादिर से अलविदाई कलामत दोहराता बाहर की जानिब बढ़ा। खानज़ादा हादिर से मुलाकात के बाद वो बिल्कुल मुतमईन हो गया था। वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजरते ही गया। आज 6 माह बाद शाहज़ेब बिल्कुल सेहत याब हो चुका था। अब वो रोज़ ऑफिस भी आया जाया करता था। शाहज़ेब की ज़िद पर इसकी अम्मी अब्बू वानिया के घर शादी की बात भी कर आए थे। मामू और मुमानी जान ने 1 महीने का वक्त मांगा था तैयारी करने के लिए। वो राज़ी हो गया, क्योंकि इसे भी बहुत सारी तैयारी करनी थी। इस 6 माह के अरसे में खानज़ादा हादिर ज़्यादातर दुबई में रहा। मुश्किल 2-3 दफ़ा ही वो यहाँ पाकिस्तान आया था। वानिया और खानज़ादा हादिर का दोबारा सामना हुआ, पर दोनों तरफ से ही मुकम्मल खामोशी थी। दूसरी तरफ शाफ़े हैदर अपने हौसले पर पहले ही दिन की तरह बुलंद था। इसने ज़ावियार दुर्रानी और मेहरान पाशा को दिन में तारी दिखाए हुए थे। 3 सुनवाइयाँ कोर्ट में इनकी हो चुकी थी। तीनों ही बार शाफ़े हैदर ने अपनी बहादुरी और सच्चाई से मेहरान पाशा और ज़ावियार दुर्रानी के वकील को लाजवाब कर दिया था। जज ने आखिरी सुनवाई अगले माह रखी थी। जज ने ज़ावियार दुर्रानी और मेहरान पाशा को सबूत पेश करने का वक्त दिया था। वहीं इमामा और ज़ावियार का रिश्ता अब काफ़ी बेहतरी की तरफ आ चुका था। इमामा अब ज़ावियार से काफ़ी मानूस हो चुकी थी। इमामा को इससे मोहब्बत तो ना हुई, पर अब वो ज़ावियार दुर्रानी को अपना अच्छा दोस्त मानने लगी थी। वहीं योशा ने कई बार खानज़ादा हादिर से दोबारा मिलने की कोशिश की, पर खानज़ादा हादिर इससे ना मिला था। घर में इसकी शादी की तैयारी बहुत धूमधाम से चल रही थी। जब से उसने ये खबर सुनी थी, तब से ही वो गुमसुम रहने लगी थी। वो सोच सोच कर पागल हो चुकी थी। निकाह के ऊपर निकाह जैसा बड़ा कबीरा गुनाह वो नहीं करना चाहती थी। अब इसे अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हो रहा था कि जब उसने शाहज़ेब के ऑपरेशन के पैसे घर वालों को दिए, तो तब इसने ये क्यों ना बताया कि इसने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर ये पैसे इकट्ठे किए हैं। तब अगर वो ये सच्चाई सबको बता देती तो घर वाले इसकी सिचुएशन को समझते भी, पर अब तो इसकी बात कोई नहीं सुनेगा। अब तो सारे खानदान में इनकी शादी की तैयारी भी चल रही थी। अगर अब सबको सच्चाई का पता चलता तो खानदान भर में इनकी कितनी बदनामी हो जाती, और शायद इसके बाबा ये बदनामी सहन ना कर पाए। मगर कुछ तो करना ही था ना। अब इसके पास एक ही हल बचा था। वो बाबा को ज़रूरी काम का कहती। घर से निकली कुछ ही देर में वो खानज़ादा हाउस के बाहर खड़ी थी। ऑफिस का कार्ड दिखाने पर इसे एंट्री मिली। मुलाजमा इसे मेहमान खाने में बिठाकर खानज़ादा हादिर को इत्तला देने गई। आधे घंटे के तौलील इंतज़ार के बाद खानज़ादा हादिर इसे आता हुआ नजर आया। वानिया उसे देखते ही अपनी निशत से खड़ी हुई। खानज़ादा हादिर बड़े ही
क्रो फुकूर से टांग पर टांग चढ़ाते हुए इसके सामने सोफे पर बैठा। बोलो क्यों आई हो यहाँ? भारी गंभीर आवाज़ गूंजी। कई लम्हे खामोशी की नजर हुई। वो घर में मेरी शादी की तैयारी चल रही है। वो दोनों हाथों को वापस आपस में मरोड़ दी नीचे कारपेट को देखती हुई हिम्मत जमा करते हुए बोली, तो मैं क्या करूँ? ओ अच्छा, पैसों की ज़रूरत होगी। यकीनन, तो फिक्र मत करो, सारा खर्चा मैं उठा लूँगा। इसके इतने आराम से की गई बात पर वानिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या वो भूल चुका था 6 माह पहले जो हुआ था? ऐसे इतनी हैरत से क्या देख रही हो? इसकी आवाज़ पर वो ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आपको कुछ याद नहीं? बेबसी से कहा। क्या याद नहीं? कहना क्या चाहती हो? संजीदगी से बोलते हुए खानजादा हादिर की नज़रें मुसलसल वानिया पर टिकी हुई थी। 6 माह पहले आपने मुझसे निकाह किया था। आज से पहले इसने अपने आप को इतना बेबस कभी नहीं पाया था। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन मुझे तो याद क्यों नहीं? वह आहिस्ता आहिस्ता इसकी जानिबात अजीब से लहजे में बोला। ये क्या कह रहे हैं आप? मस्जिद में आपने गवाहों की मौजूदगी में मुझसे निकाह किया था। वो फटी फटी आंखों से उसे देखती पीछे कदम हटाते हुए बोली, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग पर कोई गहरी चोट आई है, तभी ये बहकी बहकी बातें कर रही हो। अपनी 2 उंगलियां इसके दिमाग पर टिकाते इस तहाज़िया अंदाज में कहा, मुझे दिमाग पर कोई चोट नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं इस वक्त आपकी निगाह में हूँ। माथे पर इसकी उंगलियों के लम्स पर वो तड़प कर पीछे हटी। मैं तुमसे पहले भी कहा था, ये जो तुम इस घर में आने का ख्वाब देख रही हो ना, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तो ये बहानेबाजी छोड़ो, और रही बात निकाह की, तो हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं। वो इसके चेहरे पर फूंक मारते हुए इत्मीनान से बोला, मैं कोई बहाने नहीं बना रही, और ना ही मेरा इस घर में आने का कोई ख्वाब है। मेरे घर में मेरी शादी की तैयारी चल रही है। 15 दिन बाद मेरा निकाह और रुखसती है, और ये आप भी जानते हैं कि निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। वो गुस्से और बेबसी से मिली जुली कैफियत में बोली, ये सब तो ठीक है, पर मुझसे क्या चाहती हो? वो शायद वानिया को जिद कर रहा था। मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ कि आप मेरे घर में मेरे साथ चले और सबको हकीकत से रोशनास करवाएं। और आप ये हरगिज़ मत समझे कि इन सब के बाद मैं आपके साथ इस घर में आऊँगी। मुझे यहाँ आने का कोई शौक़ नहीं है। मैं किसी हॉस्टल में ही रहना शुरू कर दूँगी। वो इल्तिजाई अंदाज में बोली, पहली बात, मेरा और तुम्हारा कोई निकाह नहीं हुआ, और अगर तुम्हें ये सब लगता है तो अपने दिमाग का इलाज करवा, और अगर पैसे नहीं हैं तो पैसे मैं दे दूँगा, पर इस खुशगुमानी से बाहर निकल आओ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही। दूसरी बात, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 15 दिन बाद तुम्हारी शादी है या कुछ भी है। तुम जानो और तुम्हारे घर वाले, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं। वो इसके बेहद करीब आते इसकी आंखों में आंखें डालकर सर्द लहजे में बोला। वानिया की आंखें मजीद फैली। वह आहिस्ता आहिस्ता नमी भरने लगी। वो सर ना में हिलाती हुई इससे दूर हुई। ये बात मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि हमारा निकाह 6 माह पहले हो चुका है। मैं नहीं जानती अब आप इसे क्यों नहीं मान रहे। मुझे तो समझ भी नहीं आई कि आपने इस वक्त मुझसे निकाह भी क्यों किया था। खैर, मुझे लगा था आप एक गैरतमंद मर्द होगे, पर कहते हुए इसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। वो आंसू साफ करती, बात अधूरी छोड़कर इसे एक नज़र देखती वहाँ से निकलती चली गई। खानजादा हादिर ने टेबल पर पड़ा वास उठाकर दीवार पर दे मारा। इमामा, तुम किचन में क्या कर रही हो? जावियार इसे ढूंढता हुआ किचन में दाखिल हुआ। सामने ही वो चूल्हे के साथ खड़ी कुछ बनाने में लगी हुई थी। मैं बिरयानी बना रही हूँ, इसे चम्मच हिलाते मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। फिर तुम क्यों बना रही हो? मुलाजमा किधर है? वो इसके करीब आते हुए बोला, जरीना छुट्टी पर है, इसकी बेटी की तबीयत खराब थी, मैंने सोचा आज मैं ही कुछ बना लेती हूँ। फ्रिज से दही निकालते मसरूफ़ अंदाज में बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताती, मैं बाहर से खाना मंगवा लेता, तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो फिक्रमंदी से बोला, क्या है जावियार, कोई मसला नहीं, एक दिन खाना बना लेने में, और वैसे भी मुझे कोई कुकिंग का बहुत शौक़ है। वो इसकी तरफ मुड़ती दोनों हाथ सीने पर बांध कर बोली। जाविया ने गौर से उसे देखा। नेवी ब्लू प्रिंटेड लॉन के सूट में चूल्हे के सामने खड़े रहने की वजह से चेहरे पर छाई सुर्खी और बालों का मेसी जोड़ा बनाए वो जावियार को आसमान से उतरी हुई हूट लगी। जावियार बेख्तियार इसकी तरफ बढ़ा और उसके चेहरे पर झूलती बालों की लट को इसके कान के पीछे किया। इसकी नज़रों के तकाज़ों से घबरा कर इमामा पीछे हटती इसकी तरफ पुश कर गई। जावियार इसकी सदा पर खुलकर मुस्कुराया। इमामा, मैं चाहता हूँ कि अब हमें अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। पीछे से उसके कान में सरगोशी नुमा अंदाज में कहा। इमामा इसके तकाज़ों पर घबरा गई। प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था। वो इसकी पहुँच से दूर होती हुई बोली, और कितना टाइम चाहिए तुम्हें इमामा? 8 महीने हो गए हैं हमारी शादी को, पर अब तो तुमने मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया। तुम कब इस बात को समझोगी? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम पर पूरा हक रखता हूँ।
मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसीलिए मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, वरना मैं अपना हक लेने में ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। समझी? नहीं, बल्कि अब मैं ऐसा ही करूँगा। कल रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। अपने आप को जितना जल्दी हो सके तैयार कर लो। कल रात मैं पूरे हक से अपने तमाम हुकूक तुमसे लूँगा। वो आपे से बाहर होता दबी दबी आवाज़ में चिल्लाया और किचन से बाहर निकलता चला गया। इमामा दोनों हाथ मुंह पर रखती फटी फटी आंखों से इसका यह अंदाज देखती रह गई। मल्हान क्लासरूम से बाहर निकली तो योशा को कुछ दोस्तों के साथ खड़े देखा। 6 माह पहले हुई मुलाकात के बाद योशा अब तक इसका पीछा बिल्कुल छोड़ चुका था। पहले तो वो जब क्लासरूम से बाहर निकलती थी तो वो इसके इंतज़ार में बैठा हुआ होता था, पर पिछले 6 माह से सब कुछ तब्दील हो चुका था। मल्हान योशा की तरफ देख रही थी जब योशा ने भी नज़र उठाकर उसे देखा, और जैसे ही दोनों की नज़रें मिली योशा ने अपनी नज़रें फेर ली। मल्हान के दिल से होक उठी। वो अपनी चादर दुरुस्त करती बैग को जोर दोनों हाथों से कस कर पकड़ते बाहर गेट की तरफ बढ़ी। गाड़ी के करीब पहुंचते उसने पीछे मुड़कर देखा, पर योशा को वहां मौजूद ना पाकर इसकी नज़रें मायूस होकर लौट आई। इसके दिल पर मजीद बोझ आन पड़ा। वानिया, आज के दिन भी तुम ऑफिस जा रही हो? पागल हो? उसकी अम्मी कमरे में दाखिल होती उसे तैयार होता देख कर बोली, अम्मी प्लीज़, मैं 1 हफ्ते पहले से ही घर पर नहीं बैठ सकती, मेरे बाप का ऑफिस नहीं है। वो गुस्से से झुंझुलाती हुई बोली, क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। इसकी अम्मी इसके गाल पर हाथ रखती हुई प्यार से बोली। इनके प्यार पर वानिया का दिल किया वो इन्हें सब कुछ बता दे। अम्मी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो गहरा सांस लेती हिम्मत जमा करते हुए बोली, हाँ बताओ ना बेटा, क्या बात है? वो वानिया का हाथ पकड़कर इसके साथ बैठती हुई बोली, अम्मी मैं आपको कैसे बताऊँ, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे पता है आप लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे और ना ही मुझे समझेंगे। वानिया बेबसी की इंतहा पर थी। नहीं बच्चे, तुम बताओ तो सही, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तुम्हें नहीं समझेंगे तो और किसे समझेंगे? तुम हमारी अपनी सगी औलाद हो। वो इसके हाथ पर हाथ रखती तसल्ली देते हुए बोली, अम्मी मैं ये शादी नहीं कर सकती। इसकी आवाज़ कहते हुए भराई। क्या? क्यों? ये क्या कह रही हो वानिया, होश में तो हो? वह हैरत से बोली, अम्मी आप पहले मेरी पूरी बात तो सुने ना। बेबसी से कहा, बोलो क्या बात है, बताओ। अम्मी क्या आप जानती हैं शाहजीब के ऑपरेशन के लिए मैंने जो 10 लाख का इंतज़ाम किया था वो कैसे किया था? हाँ वो तो तुम्हारे बॉस ने दिए थे ना। वो नासमझी से बोली, हाँ मेरे बॉस ने दिए ही थे, पर उन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ी कीमत वसूल की थी इन 10 लाख के बदले। वानिया वो सब याद करती हुई रो पड़ी। कैसी कीमत? बताओ वानिया, मेरा दिल बैठा जा रहा है। उसे रोता देखकर वो अपने सीने पर हाथ रख के दहल कर बोली, अम्मी उन्होंने 10 लाख के बदले मुझसे निकाह किया था। वो डरते डरते बोली, पता नहीं अम्मी का क्या रिएक्शन होगा। क्या? वह हैरत और सदमे से दंग रह गई। फिर वानिया ने उन्हें तफसील से सारा वाक़या बताया और ये भी कि वो अब इस निकाह को मानने से इनकारी है। इसकी अम्मी ये सब सुनते फूट फूट कर रो पड़ी। ये क्या हो गया था उसकी बेटी के साथ? किस्मत ना जाने कौन सा खेल खेल रही थी। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब क्या होगा? अगर सबको ये बात पता चली तो सारे ख़ानदान में जो बदनामी होगी वो शायद वो लोग बर्दाश्त ना कर सके। अब क्या होगा अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वानिया रोते हुए बोली, तुमने बहुत गलत किया वानिया, बहुत गलत। पैसों का इंतज़ाम कहीं ना कहीं से हो जाता, पर तुमने जो ये कदम उठाया है ना, बहुत गलत किया अपने साथ, शाहजीब के साथ, हम सब के साथ। तुम्हें इस चीज़ के लिए कोई भी माफ़ नहीं करेगा। और तुमने एक बार भी सोचा है अपने बाबा के बारे में? इतनी बड़ी बदनामी उठाने के बाद वो अपने ख़ानदान में नज़र उठाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से सालों से बनी हमारी इज्जत की मलिया मीठ हो जाएगी और सारा ख़ानदान हम पर थुकेगा। चलो इन सब को छोड़ो, हम अब शाहजीब को क्या जवाब देंगे? वो बच्चा कितना खुश है तुमसे शादी के लिए, और तुमने क्या किया? बस पर चीखते हुए बोली, पर अम्मी मैंने जो किया शाहजीब की जान बचाने के लिए किया, तो आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अपने आंसू साफ करती बेबसी से कहा, जो कुछ जैसा हो रहा है होने दो। हमने अगर ये बात किसी को बताई तो तुम्हारे बाबा हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो ये कहते हुए उठकर वहां से चली गई। योशा यूनिवर्सिटी में था जब इसे खानजादा हादिर के मैनेजर की तरफ से कॉल मसूल हुई। खानजादा हादिर ने खुद इसे मिलने के लिए अपने घर बुलाया था। वो खुश होता जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागा ताकि जल्द से जल्द वो खानजादा हादिर से मुलाकात कर सके। कुछ ही देर बाद वो खानजादा हाउस के बाहर मौजूद था। नाम बताते ही उसे अंदर जाने दिया गया। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, इस वक्त मल्हान इससे ज़ोर से आकर टकराई। योशा ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। मल्हान जो अपनी बिल्ली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी, किसी से ज़ोरदार तसादम पर वो ज़ोर से चीखी। इसके चीखने पर योशा को होश आया और इसे वो छोड़ता हुआ 2 कदम दूर हटा। मल्हान ने उसे हैरत से देखा। आप यहाँ? वह हैरत से भरपूर अंदाज में बोली, जी मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ।
आप मुझसे दूर रहें, आप एक नया महरम हैं। इसके अल्फाज जहन में गूंजे तो योशा यूसुफजई ने अपनी नज़रें इसके एहतराम में झुका ली। कौन सा काम? वो इसे एकटक देखती हुई सवाल कर रही थी। मैं यहाँ खानज़ादा हादिर से मिलने आया हूँ। वो अपना चेहरा दूसरी सिमत मोड़ गया। क्यों मिलने आए हैं? आज तो वो थानेदारों की तरह सवाल पर सवाल कर रही थी। इसके इस अंदाज पर योशा को हंसी आई, पर वो जब्त कर गया। मैं ये अभी आपको नहीं बता सकता। इसे पता था वो इसकी बात पर चिढ़ जाएगी। क्यों? अभी मुझे क्यों नहीं बता सकते? वो दोनों हाथ कमर पर रखती बिल्कुल लड़ा के औरतों की तरह बोली। इसका यह अंदाज इतना प्यारा था कि योशा को अपना दिल पहलू में डूबता हुआ महसूस हुआ। प्रिंसेस? खानज़ादा हादिर की पुकार पर वो हड़बड़ा कर सीधी हुई। जी भाई। अब की वो मासूमियत से बोली। यहाँ क्या कर रही हो तुम? अंदर जाओ। जी भाई। वो कहते हुए एक नज़र योशा को देखती अंदर भागी। अस्सलाम वालेकुम। योशा ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। वालेकुम अस्सलाम। खानज़ादा हादिर उसे देखते खुलकर मुस्कुराया। अंदर आओ, अंदर बैठकर बात करते हैं। वो इसीलिए अंदर सेटिंग एरिया में आया। हाल चाल और खातिर तवाज़े के बाद खानज़ादा हादिर ने अपना असल मुद्दा बयान किया। तो तुम्हें आज यहाँ बुलाने का मेरा मकसद ये था कि मैं पिछले 6 माह से तुम पर नज़र रखवा रहा था कि तुम कैसे लड़के हो। सच में मेरी बहन से मोहब्बत करते हो या सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती और दौलत की लालच में शादी की ख्वाहिशमंद हो? पर जितना मैंने तुम्हारे बारे में जाना, तुम एक अच्छे लड़के हो। तुम किसी गलत एक्टिविटी में भी शामिल नहीं हो, समझदार और एक मजहब लड़के हो। और मैं इस अरसे में तुम्हें आजमाना भी चाहता था कि तुम सच में मेरी बहन के काबिल हो या नहीं। खानज़ादा हादिर ने मुस्कुराते हुए से तफसील बताया। तो फिर आपको अब मैं आपकी बहन के काबिल लगा या नहीं? योशा के धड़कते दिल से सवाल किया। मेरी तरफ से तो हाँ है, पर खानज़ादा हादिर की बात पर वो रुका। पर क्या? योशा का दिल पहलू में डूब के उभरा। पर जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि आखिरी फैसला मेरी बहन का होगा, जैसा वो चाहेगी वैसा होगा। कल से वो बहुत परेशान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। सोच सोच कर इसका दिमाग फटने के करीब हो चुका था। शाफी इसकी बचपन की मोहब्बत थी, मरकर भी वो इसे नहीं भूल सकती थी। अब वो इसकी रग रग में खून की तरह दौड़ता था। लोग कहते हैं अगर शादी हो जाए तो इंसान अपनी पहली माजी की हुई मोहब्बत को भूल जाता है, पर इमामा ने किसी और के निकाह में होते हुए भी एक पल के लिए उसे सोचते हुए गुजारे थे। वक्त के साथ साथ इसकी मोहब्बत में और शिद्दत आई थी। हाँ, वो जानती थी कि वो गुनाह की मर्तब हो रही है। इसने बार बार खुदा की बारगाह में अपनी गुनाह की माफ़ी मांगी और अल्लाह पाक से ये दुआ की ये चीज़ इसके इख्तियार में नहीं है। वो जितना कोशिश करती उसे भुलाने की, वो मज़ीद उसके दिल में गड़ता चला जाता है। इसे अपनी सोचों से थक हार कर मोबाइल उठाया और यूट्यूब पर इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत से आलमा की वीडियोस देखनी शुरू की। इनके बयान सुनती वो मज़ीद रोने लगी। जो औरत अपने शौहर के हुकूक को पूरा नहीं करती, वो इससे नाराज़ करके सुलाती है तो सारी रात फरिश्ते इस पर लानत भेजते हैं और इस रात अल्लाह पाक इसकी कोई इबादत कबूल नहीं करते। ये सब सुनते ही उसे याद आया कि पिछले 8 माह से इनके दरमियान तो कुछ हुआ ही नहीं। इसे तो 8 माह से अपने शौहर को इसके हुकूक से महरूम रखा था, तो क्या अल्लाह पाक ने 8 महीनों से इसकी कोई इबादत कबूल ना की होगी? वो चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपाती फूट फूट कर रो पड़ी। उनके खानदान में किसी बुजुर्ग की वफात हो गई थी, जिसकी वजह से शादी को सादगी से करने का फैसला लिया था सबने। कल बहुत सादा सी मेहंदी का फंक्शन हुआ था, जिसमें सिर्फ शाहजीब की फैमिली शामिल थी। आज इनका निकाह और रुखसती थी, जिसमें कुछ करीबी ही रिश्तेदार शामिल थे। वानिया ने पार्लर जाने से इनकार कर दिया तो शाहजीब ने ब्यूटिशियन को घर भेजकर इसे तैयार करवाया। वानिया की हालत खराब थी। 3 दिन से वो शदीद बुखार में तप रही थी। इसे अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया। अब जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। इसे अपनी माँ को कई बार छुप छुप कर रोते देखा। पिछले दिनों में शायद वो भी मजबूर थी। खानदान भर में जो बदनामी होती शायद इसके बाबा सहन न कर पाए। घर आहिस्ता आहिस्ता मेहमानों से भरने लगा था। वह अंदर अपने कमरे में बेड पर दुल्हन बनी बैठी अपने हाथों की खाली लकीरों को तक रही थी। इस वक्त में एक सजी धजी जिंदा लाश दिख रही थी। कुछ देर बाद इसकी कजिन्स आई, उसे देखते इसकी तारीफ करने लगी। हंसी मजाक शुरू हुआ, पर वो वैसे ही बुत की बुत बनी बैठी रही। बस वो खाली खाली आंखों से सबको देखती रही। इस दिन के लिए इसने बहुत ख्वाब देखे थे, पर ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाब पूरा हो। कुछ ही देर बाद इसे दुपट्टे के साए में लाकर स्टेज पर बिठा लिया गया।
इसने एक नज़र सामने बैठे शाहजीब पर डाली, जो बेइंतहा खुश लग रहा था। खुशी उसके अंग अंग से झलक रही थी। इसी वक्त शाहजीब ने वानिया की तरफ देखा और इसे खुद को देखता पाकर खुलकर मुस्कुराया। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्योंकि ये तुम्हारी खूबसूरती की तौहीन होगी। मैं आराम से सारी रात तुम्हारे अंग अंग को लबों से छूकर तारीफ करना चाहता हूँ, जब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और कोई तीसरा हमारे बीच ना हो। वो आँख मारता शोक लहजे में बोला, निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता तो क्या वो सारी ज़िंदगी शाहजीब के साथ एक हराम ताल्लुक़ में रहेगी? इसके दिल में दर्द सा उठने लगा। ये सब सुनना इसके लिए सुहानी रूह था। इसने शिद्दत से इस वक्त अपनी रूह निकलने की दुआ की थी। फंक्शन अपने उरूज पर था जब अचानक फायर की आवाज़ पर सब ने दहल कर आवाज़ों की ताकुब में देखा। सामने सियाह शलवार कमीज पर हाफ वाइट शॉल ओढ़े कदावर मर्द अपने गार्ड समेत खड़ा था। पिस्तौल वाला हाथ आसमान की तरफ किए इसने एक बार फिर हवाई फायर किया। जहाँ कुछ देर पहले हंसी और कहकों की आवाज़ गूंज रही थी, अब वहाँ गहरा सुकून छाया हुआ था। वानिया की आंखें उसे देखते ही फटी की फटी रह गई। अब क्या करने आया था वो यहाँ? इब्राहिम साहब हैरत और परेशानी से इसकी तरफ बढ़े। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? ये क्या तमाशा है? इब्राहिम साहब मेहमानों को ख्याल करते दबी दबी आवाज़ में चिल्लाए। तमाशा मैं नहीं, तमाशा यहाँ चल रहा है। खानज़ादा हादिर ऊंची आवाज़ में धाड़ा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? शाहजीब भी स्टेज से उठकर उसकी तरफ आते हुए गुस्से से बोला। खानज़ादा हादिर एक हाथ से शाहजीब को धक्का देता स्टेज की तरफ बढ़ा और वानिया का बाजू पकड़ते जाराना अंदाज में इसे सोफे से खड़ा किया। बताओ इन्हें कि क्या मतलब है मेरी बात का? वो वानिया के सजने संवरने को देखता गुस्से से चिल्लाया। वानिया की ज़बान तो तालों से चिपक गई। जिस बात का डर था आखिर वही हो रहा था। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? शाहजीब चिल्लाते हुए इसके गिरेबान में हाथ डालने लगा। खानज़ादा हादिर ने इसका हाथ बीच में ही रोककर जोर से झटका। शाहजीब इसकी शिद्दत पर पीछे की तरफ लड़खड़ाया और अगले ही पल संभलते खानज़ादा हादिर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। फिर खानज़ादा हादिर ने आओ देखा ना ताओ कई मुक्के इसके मुंह पर दे मारे। वानिया दोनों हाथ मुंह पर रख के बुत बने खड़ी ये सब नज़ारा देख रही थी। इसमें अब हिलने तक की सकत ना रही थी। इब्राहिम साहब और शाहजीब के वालिद ने मिलकर खानज़ादा हादिर से शाहजीब को छुड़वाया। शाहजीब की नाक से निकलता खून इसके सफ़ेद कुर्ते को दागदार करता जा रहा था। मेहमान सब खामोश तमाशाई बने खड़े थे। वानिया की माँ ये सब देखते पीछे पड़ी कुर्सी पर ढह गई। कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? इब्राहिम साहब जोर से चिल्लाए। खानज़ादा हादिर कमीनगी से मुस्कुराया। आप सब मुझसे ये पूछने के हकदार नहीं हैं, बल्कि मैं आपसे सवाल करने का हक रखता हूँ। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? और तुम? वो कहते हुए वानिया की तरफ पलटा। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी के निकाह में होते हुए किसी और से शादी कर रही हो? वो वानिया का बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करते इसके मुंह पर धाड़ा। इसकी बात सुनते ही सबके सांप सूंघ गए। ये क्या बकवास कर रहे हो? इब्राहिम साहब फटी फटी आंखों से उसे देखते सदमे की कैफियत में बोले। वही शाहजीब का हाल भी इनसे मुख्तलिफ न था। पूछो अपनी बेटी से, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या ये पिछले 6 माह से मेरे निकाह में नहीं है? इसकी बात सुनते ही रिश्तेदारों में अब चाय मगोइयाँ शुरू हो चुकी थी। खानज़ादा हादिर के लहजे में पेचीदगी देखकर इब्राहिम साहब की जान गए कि वो सच कह रहा है। तभी अचानक इनके दिल में शदीद दर्द उठने लगा। वो अपने दोनों हाथ दिल पर रखे शदीद दर्द में मुब्तला हो गए। वानिया, बोलो ये शख्स झूठ बोल रहा है ना? बकवास है ना ये सब? शाहजीब बुत बनी खड़ी वानिया को झंझोड़ते हुए बोला। खानज़ादा हादिर ने उसकी तरफ पलटते हुए से जोर से धक्का मारा। दोबारा मेरी बीवी को हाथ मत लगाना। वो वानिया को बाजू से पकड़ते अपनी तरफ खींचते हुए शेर की तरह गर्राया। शाहजीब नाम में सर हिलाते आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लगा। वानिया की खामोशी देखते वो समझ चुका था ये सब सच है। तभी अचानक धड़ाम की आवाज़ के साथ इब्राहिम साहब स्टेज पर ही गिर गए। बाबा! इनके गिरने पर वानिया, जो अब तक बुत बनी खड़ी थी, उसे होश आया और उसने ज़ोरदार चीख मारी। वानिया की वालिदा अपने शौहर की ऐसी हालत देखती स्टेज पर भागी। वानिया इनकी तरफ बढ़ी ही थी कि खानज़ादा हादिर ने उसे बाजू से पकड़ते हुए खींचा। चलो यहाँ से। वो इसे खींचते हुए आगे बढ़ा। नहीं बाबा, छोड़ो मुझे बाबा। वो इसके साथ घसीटती बार बार मुड़कर अपने बाबा की हालत देखती हुई चिल्ला रही थी। खानज़ादा हादिर को इसकी आह व पुकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो लब पीछे से घसीटते हुए बाहर लाया और गाड़ी में धक्का दिया और ड्राइवर को इशारा करते इसे जाने को कहा। अगले ही पल वो गाड़ी जन से वहाँ से निकली। अंदर से आती चीख पुकार को नज़रअंदाज करता अपनी गाड़ी में बैठा वो अगले ही पल गाड़ी हवाओं से बात कर रही थी।
इमामा धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने ही जावियर बेड पर नीम दराज शायद इसी के इंतज़ार में था। उसे देखते ही जावियर ने अपनी बाहें बांकी। इमामा अपने दिल को पैरों तले कुचलती अपनी बरसों पुरानी मोहब्बत पर फातिहा पढ़ती आगे बढ़ी। इसने दुनिया पर जन्नत को फौकियत दी थी। इसने अपनी मोहब्बत के बदले अल्लाह पाक की मोहब्बत को चुन लिया था। वह आगे बढ़ती बेड पर जावियर के करीब बैठी। जावियर इसकी शर्म व हया को समझता खुलकर मुस्कुराया और हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींचा। इमामा किसी कटी हुई डाल की तरह इसके ऊपर गिरी। अगले ही पल जावियर इसकी सांसों में अपनी सांसें मुंतकिल कर गया। इमामा की आंखों से कई आंसू अपनी बेबसी पर गिरे। जावियर दीवाना वार इसके जिस्म के हर एक एक हिस्से पर बूसे दे रहा था। इमामा अपना रुख पर लटती सिरहाने पर सर रखती बेआवाज़ रोने लगी। ये रात जावियर की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। वो इमामा का तड़पना महसूस कर चुका था, पर वो अब इसे मज़ीद वक्त देकर अपने इस रिश्ते को ख़राब करना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद जावियर दूसरी तरफ करवट लेता गहरी नींद सो गया। पर वो रात इमामा पर बहुत भारी गुजरी थी। अपनी मोहब्बत का अपने हाथों से कत्ल करना कोई आसान काम नहीं था उसके लिए। उसकी सारी ज़िंदगी इसके सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी, पर इसे तो शाफी के अलावा ज़्यादा कुछ याद भी नहीं था। ये बात सोचते वो अपनी किस्मत पर एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी। एक साथ कई गाड़ियां खानजादा हाउस में दाखिल हुई। गाड़ी रुकते ही वो नीचे उतरा और सामने खड़ी गाड़ी का बैक डोर खोलते वानिया को बाजू से पकड़कर बाहर खींचा। वानिया लड़खड़ाते हुए नीचे उतरी। छोड़े मुझे, वो अपना हाथ छुड़ाने की जद्दोजहद करती हुई चिल्लाकर बोली। कीप योर माउथ। वो चिल्लाते हुए मजीद पीछे मुड़ा और इसे दोनों हाथों से पीछे की तरफ धकेला। वानिया की कमर बहुत ज़ोर से गाड़ी से टकराई। वो सिसक उठी। आइंदा तुम्हारे मुंह से आवाज़ ना निकले, समझी, वरना काट कर फेंक दूंगा मेरी बहन के सामने। अगर तुमने कोई तमाशा लगाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे खानदान का वो हशर कर दूंगा जो तुम्हारी सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगी। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी बहन के सामने अपना मुँह बंद रखना। वो इसका जबड़ा दबोचे, एक हाथ इसकी उंगली उससे वॉन करता हुआ इसके मुँह पर धाड़ा। इसका अंग अंग अनदेखी आग में झुलस रहा था। पिछले कई दिनों की परेशानी और आज हुए वाक़े की वजह से वानिया के असाब इसके साथ छोड़ गए। वो लहराती हुई गिरी, पर बर वक्त खानजादा हादिर ने उसे बाजू से पकड़ते संभाला। खानजादा हादिर ने कौफत से अपनी आंखें मींची। वो इसे बाहों में भरते अंदर की तरफ बढ़ा। इससे नफरत अपनी जगह पर वो किसी मुलाजिम के इसके वजूद को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं दे सकता था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मल्हान उसे सीढ़ियों से उतरती हुई नजर आई। मल्हान अपने भाई को मुकम्मल दुल्हन के लिबास में लड़की को उठाए देखकर हैरान हुई। उसकी तरफ बढ़ी। भाई ये कौन है? वो और आप ऐसे? इसे समझ से बलातर था। ये सब मैं बताता हूँ तुम्हें, पहले इसे गेस्ट रूम में छोड़ दो। खानजादा हादिर वानिया को उठाए कहता कतार में बने रूम्स की तरफ बढ़ा। मल्हान भी हैरान परेशान होती उसके पीछे गई। खानजादा हादिर कमरे में दाखिल हुआ, उसे बेड पर नीचे झुक कर लेटाया। मल्हान ने आगे बढ़कर उस लड़की को चेहरा देखा तो हैरान रह गई। वानिया? भाई ये तो वानिया है ना? वो दुल्हन बनी वानिया के करीब बैठती हुई हैरत से बोली। हाँ ये वही है, खानजादा हादिर ने कहते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला। पर भाई ये सब क्या हो रहा है? वो अब खानजादा हादिर के मुकाबिल खड़ी होती सवाल करने लगी। जैसा कि तुम जानती हो ये मेरी एम्प्लॉय है, तो आज मैं इसकी शादी में इनवाइटेड था, पर बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। एंड मोमेंट पर दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया तो सब लोग शॉक हो गए। ये वानिया तो इतनी जज्बाती हो गई कि फ़ौरन ही सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए अंदर भागी। पर मुझे सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैं इस बेसहारा लड़की को अपना सहारा दे दिया, इसे अपने निकाह में लेकर। और अगर मैं ऐसा ना करता तो बेचारी को बहुत बदनामी हो जाती। मैंने ठीक किया ना बच्चा? वो मस्तूई हमदर्दी दिखाता अपनी बहन से सच छुपा गया। ओहो भाई कितना बुरा हुआ वानिया के साथ। शुक्र है आप इस वक्त वहाँ मौजूद थे, वरना खैर छोड़े, आपने बहुत अच्छा किया। मुझे आप पर फ़क्र है, आप मेरे भाई हैं। वो अपने भाई की कही हुई बातों पर आँख बंद करती यकीन करती उसे अप्रिशिएट करने लगी। ठीक है अब चलो यहाँ से, इसे थोड़ा रेस्ट करने दो, सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर तुम इससे मिल लेना, ठीक है प्रिंसेस? वैसे प्यार से माथे पर बूसा देता इसे अपने बाहों के हिसार में लिए रूम की तरफ बढ़ा। उसकी आँख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। इसने मोबाइल उठा कर देखा तो पाशा की इतनी बेइंतहा मिस कॉल्स आई हुई थी।
आज 12 बजे इनकी कोर्ट में सुनवाई थी। यकीनन पाशा इसे इसीलिए फ़ोन कर रहा था। इसने मोबाइल रखकर अपने साथ सोई मामा को देखा। रात के हसीन लम्हे इसकी आंखों में लहराए, पर वो मुस्कुरा भी ना सका। कल रात जितनी उसके लिए खूबसूरत थी, आज का दिन उसके लिए उतना ही मुश्किल तरीन था। वो इमामा के माथे पर बूसा देता गहरी सांस हवा में छोड़ता हुआ उठा। आज कोर्ट जाने से पहले उसे एक बहुत ज़रूरी काम करना था। वो नहा धोकर नीचे जाकर अपनी माँ से मिलता हुआ मोबाइल निकालकर पाशा को फ़ोन मिलाता हुआ गाड़ी से निकल कर बाहर निकला। बेटा आराम से नाश्ता करो, इतनी जल्दी क्या है? इसकी मम्मा इसे झिड़कते हुए बोली। कर तो रहा हूँ और मुझे आज बहुत जल्दी है, जाने की कुछ तैयारी करनी है। बेटा तुम्हें तो हर वक्त ही जल्दी होती है, हर काम में। चची जान अब आप भी मिल जाए मम्मा के साथ, एक तो बंदे की दो दो माएँ भी ना हो। वह इनके प्यार पर बोलने पर हंसते हुए शरारती अंदाज में बोला। खुश नसीब हो, वरना तुम जैसे लापरवाह बेटे को तो एक माँ का प्यार भी ना मिले। इसकी मम्मा का लहजा भी अब शरारती सा था। मम्मा वक्त रहते हुए पहचान ले, हीरा हूँ मैं, हीरा, वरना बाद में पछताएगी। वो इनको छेड़ते हुए हंसते हुए चेयर से उठा। मम्मा चच्ची जान दुआ कीजिएगा आप दोनों का ये नालायक बेटा अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मुझे आप लोगों की दुआओं की अशद ज़रूरत है। वो बारी बारी दोनों के सरों पर बूसा देता हुआ बोला। इंशाअल्लाह बेटा, हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। चच्ची जान मुस्कुराते हुए बोली। वो अपनी दोनों माओं की दुआएं लेता बाहर निकला। गाड़ी ड्राइव करते इसके जहन में हज़ारों सोचें आने लगी। इसकी गाड़ी आयशा के घर जाने वाले रास्ते पर गाजमान थी। जैसे इसकी गाड़ी कुछ सुनसान रास्ते पर आई, तब अचानक इसकी गाड़ी पर फायर करके टायर ब्लास्ट किया गया। एक धमाके की आवाज़ के साथ चलती हुई गाड़ी रुकी। शाफे का सर डैशबोर्ड से टकराया। उसके सर से खून की एक धार बहती हुई मुंह पर आने लगी। वो अपने जख्मों की परवाह किए बगैर एक ही पल अलर्ट होता वो अपने गन निकालने लगा। तभी चारों तरफ गोलियां बरसने लगी। ये तो गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, वरना अब तक सब खत्म हो चुका होता। गोलियों का शोर थम गया तो इसने सर ऊपर उठाया, तभी उसकी गाड़ी का शीशा बहुत जोर से बचाया गया। शाफे ने अपनी गन पीछे पैंट में शर्ट के नीचे छुपाया। इन नकाबपोशों के इशारे पर वो बाहर निकला। उनके निकलते ही उसे चारों तरफ से नकाबपोशों ने घेर लिया। जिसके आदमी हो ना तुम, उसे कहो कि वो खुद सामने आए। बुज़दिलों की तरह हमला क्यों कर रहे हो? वो तमस्कराना अंदाज में बिना डरे बोला, क्योंकि वो जानता था वो किसके आदमी है। ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना एक गोली मारूंगा तेरे भेजे में। फिर ये अपनी हीरोगिरी करना ऊपर जाकर। इनमें से एक नकाबपोश गुस्से से बोला। वो इसीलिए आगे बढ़ा, इसीलिए लिखा हुआ है वहाँ पे। वो इसीलिए आगे बढ़ा, एक दरख्त के साथ बांधा और किसी को फ़ोन करने लगा। कुछ देर गुजरने के बाद एक तेज़ रफ्तार गाड़ी इनकी तरफ आती हुई नजर आई। शाफे वो गाड़ी देखकर पहचान चुका था कि वो गाड़ी किसकी है। गाड़ी से निकलते जावियार दुर्रानी को देखकर शाफे हैदर खुलकर मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगा था तुम इतने जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? जावियार दुर्रानी उसके करीब जाता गुस्से से बोला। मुझे पता था तुम जैसे कुत्ते सिर्फ ज़रूर मेरा रास्ता रोकने आएंगे। वो तमस्कुर अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला। इसके कुत्ते बोलने पर जावियार दुर्रानी आपे से बाहर होता इसके जबड़े पर एक ज़ोरदार मुक्का जड़ दिया। शाफे हैदर शाह के नाक से खून के चंद कतरे निकले। मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, वरना इतने ईमानदार और इंसाफ पसंद तो तुम भी नहीं हो कि एक लड़की की खातिर अपनी जान तक को दांव पर लगा दो। जावियार दुर्रानी इसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोला। यह तो अच्छी बात है कि तुम्हें पहले ही पता चल गया कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। वो तंजिया लहजे में बोला। याद रखो एडवोकेट शाफे हैदर शाह, पहले तो मैं तुम्हें जीतने भी नहीं दूंगा, और अगर बिल फरस तुम जीत भी गए ना, तो याद रखना तुम जीत कर भी नहीं जीत पाओगे। जावियार दुर्रानी का अंदाज जो मायनी था। क्या मतलब है? शाफे हैदर नासमझी से बोला। तुम ये सब मेरी बीवी के लिए कर रहे हो ना, पर याद रखना वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इसे अपना चुका हूँ। वो ज़ोमाइनी अंदाज में बोला। बकवास बनकर तुम जैसे कुत्ते को सारी ज़िंदगी पिंजरे में बंद रहना चाहिए, और मैं ऐसा ही करूँगा। सारी ज़िंदगी जेल में सड़ोगे तो मौत मांगेगा भी तो मौत नहीं मिलेगी तुझे। शाफे हैदर शाह रस्सी से बाजू छुड़वाता इसके जबड़े पर ज़ोरदार मुक्का जड़ते हुए चिल्ला कर बोला। अगले ही पल जावियार दुर्रानी ने गुस्से से उससे अपना पिस्तौल निकाला और गोली चला दी। गोली शाफे हैदर के बाएं बाजू पर लगी। वो अपने बाजू को पकड़ता पीछे की तरफ लड़खड़ाया। तुम्हें मैं जिंदा छोड़ूंगा तभी तो तुम मुझे जेल तक पहुंचाओगे ना। जावियार दुर्रानी ने कहते हुए एक और गोली चलाई, जो कि इसके दाएं कंधे पर जाके लगी। शाफे हैदर शाह जमीन पर गिरा। इसके सफ़ेद शर्ट से खून भर चुकी थी। जावियार दुर्रानी मुस्कुराता हुआ इसके पास पंचों के बल बैठा।
मैंने तुम्हें वार्न किया था कि इस केस में हाथ मत डालो, पर तुम्हें खुद ही शौक था ना मरने का, तो अब मरो। और जो मेरी बीवी को पाने के अरमान थे ना तुम्हारे, अब वो दिल के दिल में ही लेकर मर जाओ। वो कहता हुआ उठा। तभी शाफे हैदर ने अपनी पैंट से अपनी पिस्तौल निकाला। वो कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि हवा में एक फायर की आवाज़ गूंजी और साथ में जावियार दुर्रानी की चीख भी हवा में बुलंद हुई। जावियार लड़खड़ा कर मुंह के बल ज़मीन पर गिरा। तभी उसके आदमी आगे बढ़े। रुक जाओ वहीं, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि मैं एक वकील हूँ। अगर तुम लोगों में से कोई, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा किसी को, इसीलिए चले जाओ यहाँ से। वो इनको गन दिखाता हुआ वार्न करने वाले अंदाज में बोला। वो लोग पाशा को इन्फॉर्म करते वहां से भागे। गोली जावियार के दिल के मुकाम पर लगी थी। वो अपनी आखिरी सांसें भर रहा था। उसके सामने इसकी माँ और फिर इमामा का चेहरा लहराया। उसी वक्त इसने आखिरी हिचकी भरी और इसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। इमामा दुआ मांग कर उठी और जाए नमाज तय करने ही लगी थी कि दहाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। इमामा, जावियार की माँ रोती हुई अंदर दाखिल हुई। वो जाए नमाज सोफे पर रखती घबरा कर उनकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही है? वो इन्हें सहारा देती परेशानी से बोली। हम लूट गए, मैं बर्बाद हो गई। सायरा आंटी नीचे बैठती दहाड़े मार कर रोने लगी। क्या मतलब है आंटी, क्या हुआ? इमामा का दिल बंद हो रहा था। छठी हिस्स कुछ गलत होने का एहसास बता रही थी। जावियार, इतना कहती वो दोबारा रोने लगी। क्या जावियार? आंटी प्लीज़ बताएं मुझे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो इनके साथ नीचे बैठकर इन्हें झिंझोड़ती हुई पूछने लगी। जावियार को किसी ने कत्ल कर दिया। इमामा पीछे की तरफ लड़खड़ा कर गिरी। इसे लगा जैसे सूर फूंक दिया गया हो। इमामा फटी फटी आंखों से गैर मरई नुक्ते को तक रही थी। इसका जहन मफलूज हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसके साथ क्या हो रहा था। जावियर की मैयत का पोस्टमार्टम करने के बाद इनके घर लाया गया। हर तरफ कहराम मच गया। जवान मौत पर हर आंख अश्क बार थी। इमामा की अम्मी रोती बीन करती बेटी को संभाल रही थी, जो अब तक सदमे की सी कैफियत में थी। जावियर की मैयत को सबके सामने रखा गया। जब इमामा की नज़र जावियर के चेहरे पर पड़ी, तब इसका सख्ता टूटा और फिर वो जावियर के चेहरे पर झुकती इतना चिल्लाई कि सबकी आंखों को नम कर गई। हर तरफ रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंजने लगी। और फिर वो वक्त आ गया जब जावियर की मैयत को आखिरी आराम गाह की तरफ ले जाने लगे। तब इमामा और जावियर की माँ इसकी मैयत से लिपट लिपट कर रोई। ख्वातीन ने इन्हें संभाला तो खानदान भर के मर्द हजरात जल्दी से जावियर की मैयत को उठाने के लिए बाहर की तरफ रवाना हुए। वक्त का काम में गुजरना वो किसी की बिगैर रुकता नहीं है। आज जावियर को इस दुनिया से गए 1 हफ्ता हो चुका था। जावियर विला में बिल्कुल खामोशी और सुकूत का राज था। खानदान भर के जो मेहमान पिछले 1 हफ्ते से रुके हुए थे, आज वो भी अपने अपने घरों को रवाना हो चुके थे। इमामा सायरा आंटी की तलाश में बाहर निकली तो लाउंज से आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ के ताकुब में नीचे पहुंची तो सायरा आंटी न्यूज़ चैनल देख रही थी। एक अहम खबर सामने आई है और हम आपको बताते चलें कि जावियर का कत्ल केस के मुलजिम मशहूर एडवोकेट शाफे हैदर शाह को पुलिस ने अस्पताल के बाहर गिरफ्तार कर लिया। कल दोपहर 1 बजे इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इमामा मजीद आगे एक लफ्ज़ नहीं सुन पाई। वो धड़ाम से पूरे कद समेत नीचे गिरी। अगली सुबह वानिया ने आंखें खोली तो अपने आप को अनजान जगह पाकर खौफ ज़रदा होती उठ बैठी। अपने जहन पर जोर दिया तो एक एक इसके जहन में वो तलक यादें जगमगाने लगी। खानजादा हादिर से उसे शदीद नफरत महसूस हो रही थी। वो अपनी बेबसी पर एक बार फिर चेहरे को हाथों में छुपाती फूट फूट कर रो पड़ी। तभी दरवाज़ा खुला। वानिया, आप रो क्यों रही है? मलहान अंदर दाखिल होती हैरत से बोली। वानिया ने उसकी आवाज़ पर चेहरे से हाथ उठाकर उसे देखा। आप ठीक तो है ना? वो वानिया के करीब बैठती फिक्रमंदी से गोया हुई। इसकी इतनी फिक्र पर वानिया के आंसू लुढ़क कर इसके गालों पर गिरे। मलहान ने आगे बढ़कर गले लगाया तो वानिया मजीद रोने लगी। वानिया, मैं जानती हूँ आपकी तकलीफ बहुत बहुत बड़ी है, पर सब्र करें। अल्लाह पाक ने आपको बेसहारा तो नहीं किया ना, बल्कि भाई की शक्ल में आपको एक मजबूत सहारा दे दिया। मलहान आंखों में आंसू लिए उसे तसल्ली देते हुए बोली। उसकी बात सुनते ही वानिया झटके से सहलग हुई। सहारा? और तुम्हारा भाई? वो तंजिया अंदाज में गुस्से से बोली। हाँ, भाई ने आपसे निकाह करके आपको सहारा ही तो दिया है। मलहान इसकी बात को नासमझी से बोली। तुम्हारे भाई 1 नंबर का प्रिंसेस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वानिया की बात अभी बीच में ही थी कि दरवाज़ा खोलते खानजादा हादिर बोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। भाई, मैं वो वानिया के पास आई थी। वो यहाँ आई तो ये रो रही थी, मलहान कहते हुए बेड से खड़ी हुई। इस दौरान खानजादा हादिर की गुस्से से भरी नज़रें वानिया पर टिकी हुई थी। ठीक है, तुम बाहर मुलाजिम से कहकर नाश्ता लगवाओ, मैं अच्छी तरह से समझा कर आता हूँ।
वो मल्हान को वहाँ से भेजना चाहता था। ठीक है भाई, मैं अभी नाश्ता लगवाती हूँ, आप और वानिया जल्दी से आइएगा, वो कहती हुई वहाँ से बाहर चली गई। मल्हान के बाहर जाते ही खानज़ादा हादिर एक ही जिस्त में वानिया तक पहुँचा और इसका बाजू बेदर्दी से पकड़ते उसे अपने सामने खड़ा किया। क्या कह रही थी मेरी बहन से तुम? तुम्हें मना किया था ना मेरी बहन के सामने अपनी ज़बान को काबू में रखना, फिर क्या बकवास करने जा रही थी तुम? वो दूसरे हाथ से इसका जबड़ा दबोचते इसके मुंह पर धाड़ा। वानिया इसकी सख्त पकड़ में मचली। अब चुप की हो, जवाब दो। वो इसे छोड़ता पीछे की तरफ धक्का देते हुए चिल्लाया। क्यों क्यों चुप रहूं मैं? आपका ये घटिया चेहरा मैं आपकी बहन को दिखा कर रहूंगी। आखिर इसे भी तो पता चले वो फरिश्ता समझती है जिसे वो असल में एक शैतान है। नहीं खानज़ादा हादिर, तुम इन शैतान से भी ज़्यादा बदतर हो। वानिया के दिमाग में इतने दिनों से पकता हुआ लावा आखिर फट पड़ा। चटाक। अगले ही पल खानज़ादा हादिर ने अपनी पूरी कुव्वत से वानिया इब्राहिम के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना शदीद था कि वानिया औंधे मुंह फर्श पर गिरी। तुम्हें मैं जान से मार दूंगा अगर तुमने मेरी बहन के सामने एक लफ्ज़ भी कहा तो। और शैतान से भी बदतर हूं ना मैं, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा शैतान से बदतर होना क्या होता है। वो इसके करीब नीचे बैठता इसके बाल गद्दी से खींचते शेर की मानिंद कराया और इसे छोड़ते हुए उठा। ये रोना धोना बंद करो। अगले 5 मिनट तुम मुझे नाश्ते के टेबल पर मिलो, और अगर 5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हुआ ना तो 7वें मिनट तो तुम अपनी कब्र में होगी। वो उंगली उठाकर इसे वॉर्न करता हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। वो हवलदार के साथ चलता हुआ कतार में बनी जेलों में से एक जेल की तरफ बढ़ा। हवलदार से 10 मिनट का कहता हुआ वहीं से मुड़ गया। शाफे योशा की पुकार पर शाफे जो नीचे ज़मीन को घूर रहा था उसकी तरफ देखा। कैसे हो? योशा इसकी हालत उसे देखी नहीं जा रही थी। सफ़ेद शलवार कमीज जिसके नीचे बंधी पट्टियां हल्की हल्की नज़र आ रही थी और सफ़ेद कुर्ते पर कहीं कहीं हल्के हल्के खून के निशानात भी वाज़े हो रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि ज़ख्म अभी ताज़ा है। तेरे सामने ही हूँ जैसा हूँ। इन दोनों के दरमियान लोहे की सलाखें थी। ये बता वो कैसी है, कुछ पता चला? शाफे ने कहते हुए एक हाथ माथे पर बिखरे हुए बाल समेटे। मैं तुम्हारे घर गया था राफे आंटी और अंकल से मुलाकात करने। तब राफे मैंने बातों ही बातों में पूछा तो बता रहा था कि वो ठीक नहीं है, इसकी मेंटली हालत बहुत ख़राब है। और कल जब इसे पता चला कि इसके शौहर का कत्ल तुमने किया है तो इस वक्त इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसे इमरजेंसी अस्पताल लेकर जाना पड़ा। योशा की बात सुनते वो गहरी सांस लेने लगा। शाफे प्लीज़ संभाल लो खुद को। इसकी ऐसी हालत देखते योशा यूसुफ जई जैसे मजबूत मर्द की आंखें नम हो गई। तो मेरी बात सुन। शाफे अचानक इसकी तरफ मुड़ा और राजदारी से कुछ कहने लगा। योशा उसकी बात समझता इस बात में सर हिलाते इसे अलविदाई कलामात दोहराते वहां से निकला, क्योंकि 10 मिनट पूरे हो चुके थे। खानज़ादा हादिर की धमकी कान आमिद साबित हुई। अगले 5 मिनट के अंदर ही वानिया मुंह हाथ धोकर बाहर आती हुई नजर आई। भाभी ये क्या, आपने सूट तब्दील क्यों नहीं किया? मल्हार ने कुर्सी से उठते उसके करीब होते हुए कहा। वानिया इसकी बात पर सर झुका लिया। ओह मैं तो भूल ही गई, आपके पास तो कोई कपड़े इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा चले मेरे साथ मेरे रूम में, मैं वहाँ बहुत सारे मेरे कपड़े हैं जो मैंने अभी तक एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किए। मल्हार ने इसका हाथ पकड़ते अपने कमरे में ले गई। खानज़ादा हादिर गुस्से से टेबल पर दोनों हाथ मारते वहां से उठकर दाखिली दरवाज़ा उबूर करता चला गया। ये मंजर अदालत कमरे का था जहां पर बहुत से लोग जमा थे। मेहरान पाशा भी वहां मौजूद था। जज साहब के आते ही कार्रवाई शुरू की गई। अब्दुल रहमान जिसे जावियार की मां ने हायर किया था उसने शाफे हैदर को कटघरे में बुलाया। शाफे हैदर चलता हुआ कटघरे में खड़ा हुआ। इसकी चाल में कहीं भी डर व खौफ नहीं था, क्योंकि ये जगह इसके लिए नई नहीं थी। इस जगह पर खड़े होकर इसने ना जाने कितने ही केस जीते थे। ये तो किस्मत की सितम ज़रफ़ी थी कि इसे आज कटघरे में खड़ा होना पड़ा। सबसे पहले इसे कुरान पाक पर हाथ रखवा कर हल्फ उठवाया गया। एडवोकेट शाफे हैदर, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी सफाई में? अब्दुल रहमान साहब इसकी तरफ तंजिया मुस्कुराते हुए बोले। अपनी सफाई वही लोग देते हैं मिस्टर अब्दुल रहमान साहब जो लोग झूठे होते हैं। सच्चाई तो अपना आप खुद ही जाहिर कर देती है। इसके अंदाज से वहाँ बैठा हर बंदा मुतासिर हुआ। अगर ऐसी बात है तो हम लोग जानना चाहेंगे कि सच्चाई आखिर क्या है। इसका अंदाज अब सरासर शाफे हैदर का मजाक उड़ाने वाला था। जज साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस किसी को कटघरे में बुलाना चाहूँगा। शाफे हैदर शाह अब के जज साहब को देखते हुए बोला। जज साहब के सर हिलाने पर इसने योशा को इशारा किया, जिसने अपने साथ बैठी आयशा के कान में कुछ कहा। आयशा इस बात में सर हिलाती वहां से उठी और सीधा दूसरी तरफ बने कटघरे में खड़ी हुई। इसके हाथ में कुछ कागजात थे जो इसने जज साहब की तरफ बढ़ाए। ये
डीएनए रिपोर्ट से, जिस पर साफ लिखा है कि मेरा 3 बार अबॉर्शन करवाया गया है और 2 बार जो मेरा अबॉर्शन करवाया गया है इसका डीएनए जावियर दुर्रानी से मैच हो रहा है। मैं वही आयशा शाहनवाज हूँ जिसका केस एडवोकेट शाफे हैदर शाह लड़ रहे थे। 10 दिन पहले मेरे केस की आखिरी सुनवाई थी। उस दिन जावियर दुर्रानी और मेहरान पाशा को सजा भी हो जाती, पर जावियर दुर्रानी ने बीच रास्ते में ही शाफे हैदर शाह को रोककर इन पर जानलेवा हमला किया। फिर आयशा सबको अपनी कहानी सुनाने लगी कि कैसे उसे मेहरान पाशा ने देखा और कैसे वो इसका दीवाना बन गया और कैसे उसकी शादी की रात सबके सामने इसे ज्यादती की गई और सब घर वालों को जान से मारा गया और 6 माह तक लंबा अरसा वो इन दरिंदों की कैद में रही और हर रोज़ वो इसे ज्यादती का निशाना बनाते रहे। ये सब बताते आयशा बहुत रोई और इसके साथ हुए उस जुल्म पर वहाँ बैठे हर इंसान की आंखें नम हो गई। इसके बाद मेहरान पाशा को भी कटघरे में बुलाया गया। आज इसके अंग अंग से खौफ झलक रहा था। इसकी सुनने के बाद जज साहब ने शाफे हैदर शाह से इस दिन का सारा वाकया सुना। तब योशा ने आगे बढ़कर वकील को वो सारे सबूत पकड़ाए जो जावियर के खिलाफ थे। शाफे हैदर शाह को 2 गोलियां लगी थी। वो दोनों गोलियां जिस पिस्तौल से निकली थी वो पिस्तौल जावियर दुर्रानी का अपना था और इन नकाबपोशों में एक नकाबपोश को योशा यूसुफजई ने पता करवा कर इसे घर से उठा लिया और अब इस नकाबपोश ने एक लफ्ज़ बताया कि मेहरान पाशा का आदमी है और इससे इस दिन जावियर दुर्रानी ने शाफे हैदर को रास्ते में रोकने के लिए हुक्म दिया था। सब गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत जावियर दुर्रानी और मेहरान पाशा को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाती है और एडवोकेट शाफे हैदर शाह को सेल्फ डिफेंस में कत्ल करने पर बाइज्जत बरी करती है। जज साहब अपना फैसला सुनाते वहां से उठकर चले गए। पुलिस फौरन से उस मेहरान पाशा को गिरफ्तार करती वहां से ले गई। जावियर दुर्रानी की मां अपने बेटे का ये घिनौना चेहरा देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। योशा फैसला सुनते ही खुशी से चिल्लाते हुए शाफे की तरफ भागते इसे जोर से उसके गले मिला। हम जीत गए मेरे दोस्त, शाफे ने उसके कान में कहते इसके बालों पर बूसा दिया और आगे बढ़कर अपने अम्मी और अब्बू से राफे से मिला। इनसे मिलता आयशा की तरफ बढ़ा जो कुर्सी पर बैठी रो रही थी। इसे देखते ही वो आंसू साफ करती इसके सामने खड़ी हुई। आयशा, मैंने तुमसे कहा था ना, सच्चाई एक ना एक दिन अपना मनवा कर रहती। देख लो, इतनी मुश्किलात के बावजूद भी अल्लाह पाक ने हमें सर खुरू किया। भाई, अल्लाह पाक ने आपको मेरा मोहसिन बनाकर भेजा। मैं आपको किन लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। अल्लाह पाक आपको इसका सिला ज़रूर देंगे। आपने इस वक्त मेरा साथ दिया जब मेरे साथ कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं था। आयशा रोते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुम मेरी बहन हो और भाइयों का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बहनों के साथ मरते दम तक खड़े रहें। वही, और याद रखना, तुम्हारा ये भाई हर कदम पर तुम्हारी हिफाजत के लिए खड़ा होगा और तुम परेशान ना हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो, आज से तुम हमारे घर पर रहोगी। बस के सर पर हाथ रखते बड़े भाइयों की तरह बोला, पर मैं आपके घर कैसे रह सकती हूँ? आप पर इतना तकल्लुफ़ मत करें, मैं किसी हॉस्टल में रह लूँगी। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी बहन कहा ही नहीं बल्कि माना भी है और मेरी गैरत पर यह गवारा नहीं करेगी कि भाई का घर होते हुए भी बहन हॉस्टलों के धक्के खाए। वो बेड पर लेटी बेहिस व हरकत छत को दिख रही थी। बेड के पास ही कुर्सी पर इसकी अम्मी बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और जावियर की माँ शिकस्ता कदमों से चलती हुई इनकी तरफ आई। सायरा बहन, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? इमामा की अम्मी कुरान पाक बंद करती परेशानी से बोली। इनकी आवाज़ सुनती इमामा भी बेड पर उठकर बैठी और सायरा आंटी को बैठने की जगह दी। मैं कोर्ट से वापस आई हूँ अभी। आंटी, फिर क्या हुआ? जावियर को इंसाफ मिला? इमामा ने बेसब्री से पूछा। अदालत ने शाफे हैदर को बाइज्जत बरी कर दिया। वो कहते फूट फूट कर रो पड़ी। एक माँ का हौसला जवाब दे गया। वो कैसे अपने बेटे की गुनाह का इतराफ़ करेगी? वो अपने मरहूम बेटे की असलियत नहीं बता पाएगी उसे। क्या आंटी, क्या इन्हें ये क्या कह रही है आप? जावियर के कातिल को बाइज्जत बरी कर दिया गया? ये कैसा कानून है जिसमें कातिल को बिना किसी सज़ा के माफ़ कर दिया गया? इमामा हैरत और गुस्से से बोली। बेटा, सारे सबूत जावियर के खिलाफ थे। सायरा आंटी रोती हुई बोली। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। कातिल खुद एक वकील है और झूठे सबूत पेश करना इसके लिए कौन सी बड़ी बात है? इमामा ने नफरत से कहा। आंटी, आप परेशान मत हो, जावियर को इंसाफ मेरा अल्लाह देगा। वो आगे होती उनके गिर्द लिपटती हुई बोली। बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी आंटी, बोलिए। जावियर मेरा इकलौता बेटा था, मेरे जीने की वजह। अब वो नहीं है तो ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। मैं यहाँ रही तो मुझे कभी सब्र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के एक एक कोने में मेरी बेटी की यादें बसी हुई है। मैं अपने भाई के पास अमेरिका जाना चाहती हूँ। सायरा आंटी इसके गाल पर हाथ फेरती हुई रंजीदा लहजे में बोली। आप
ठीक कह रही है बहन, इमामा को वैसे भी मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ। अब मेरा दिल इसके लिए बेचैन हो रहता है हर पल। इमामा ने अपनी माँ की बात पर हैरत से उनकी तरफ देखा। हाँ बिल्कुल, आप इमामा को अपने साथ रखें, इसको भी सहारे की ज़रूरत है। इमामा के सर पर बूसा देती वो कहती हुई बाहर चली गई। अम्मी आप ये क्या कह रही थी आंटी से? मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। इमामा उनकी तरफ देखती गुस्से से बोली। क्यों क्यों नहीं जाओगी तुम मेरे साथ? वहाँ क्या मसला है? वह हैरत वो नासमझी से बोली। आप क्या चाहती है, मैं इस घर में अपने शौहर के कातिल के साथ एक छत के नीचे रहूं? वो चिल्लाते हुए बोली। इमामा होश में है तो हो, क्या बकवास कर रही हो? अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया, इसका यही मतलब है इसने जावियर का कत्ल नहीं किया। अपनी बेटी की नफरत देखती हुए उसे समझाने लगी। अम्मी प्लीज़, आप इस कातिल की तरफदारी कर रही हैं क्योंकि आपके साथ ये सब नहीं हुआ। मेरी जगह होती तो आपको मेरा दर्द महसूस होता। वो रोते हुए बोली। इमामा अम्मी प्लीज़ कुछ मत बोले, मैं उस घर में नहीं रहना चाहती, ये मेरा आखिरी फैसला है। इसका सारा दिन आज मल्हान के साथ गुजरा था। वो बहुत मासूम थी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। उसके भाई और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मल्हान के सामने इसे अपने आप को बहुत मजबूत बनाया हुआ था, पर कमरे में जाते ही वो बहुत रोई। इसे रह रहकर अपने बाबा की फिक्र खा रही थी कि वो कैसे होंगे, उसकी अम्मी की हालत कैसी होगी और शाहजीब। वो ये सब सोचती फूट फूट कर रो पड़ी। तभी मुलाजमा इसे खाने पर बुलाने आई तो इसे वो आने का कहती फ्रेश होने चली गई। जब वो खाने की मेज़ पर पहुंची तो खानज़ादा हादिर पहले से ही टेबल पर मौजूद था। उसे देखते ही वानिया का हलक तक कड़वा हो गया। वो छोटे छोटे कदम लेती आगे बढ़ी और एक कुर्सी खींच कर बैठने लगी कि मल्हान ने उसे खानज़ादा हादिर जो सरबराही कुर्सी पर बैठा था उसके साथ वाली कुर्सी पर बिठाया। अब खानज़ादा हादिर के एक सवाल की तरफ मल्हान थी तो दूसरी तरफ वानिया। खानज़ादा हादिर ने अभी तक इस पर एक नज़र भी नहीं डाली थी। वानिया कुछ लो ना, ऐसे क्यों बैठी हो? मल्हान इसकी तरफ देखती हुई बोली जो गुमसुम से बैठी हुई थी। प्रिंसेस तुम अपना खाना फिनिश करो, जिसे जो खाना होगा वो खा लेगा। खानज़ादा हादिर नागवारी से बोला। इसे मल्हान का वानिया से इतना अटैच होना पसंद नहीं आ रहा था। वानिया इसके लहजे में नागवारी महसूस करती लब भीज गई। भाई वैसे मैं सोच रही थी आपको वानिया को लेकर शॉपिंग पर जाना चाहिए, क्योंकि वानिया के पास इसका कोई सामान भी मौजूद नहीं है। मल्हान दोबारा खाने से हाथ रोकती संजीदगी से बोली। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त मल्हान, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। खानज़ादा हादिर की बात बीच में काट कर वानिया खाने से हाथ रोकती हुई संजीदगी से भरपूर अंदाज में बोली। खानज़ादा हादिर ने सर्द नज़रों से उसकी तरफ देखा। इसे अपनी बात काटना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अच्छा कोई मसला नहीं है, मैं वानिया की ऑनलाइन शॉपिंग कर लूँगी। मल्हान मामले की नज़ाकत समझती जल्दी से बोली। खानज़ादा हादिर जज्बात में सर हिलाता उठा और फिर कुछ याद आने पर पीछे मुड़ा। बच्चा खाना खाकर स्टडी रूम में आ जाना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो कहता हुआ एक सर्द नज़र वानिया की पुष्प पर डालता आगे बढ़ गया। ममा योशा अभी आएगा तो इसे मेरे रूम में भेज दीजिएगा। वो सोफे से उठता अपनी माँ से बोला और सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर पहुंचा। इसका इरादा थोड़ी देर आराम करने का था, क्योंकि गोलियां लगने और ज़्यादा खून बहने की वजह से काफ़ी कमज़ोरी महसूस होने लगी थी। वो चलते हुए इमामा के कमरे के आगे रुका और दिल की पुकार पर लब्बैक कहता अंदर बढ़ा। कमरा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। इसने अंधेरे में हाथ से स्विच बोर्ड तलाश करते रोशनी जलाई। पूरा कमरा अगले ही लम्हे रोशन हो गया। साफ सुथरा कमरा अपने मालिक की अदम मौजूदगी का बता रहा था। इसे कमरे की विसत में खड़े होकर कमरे की फिजा में एक गहरा सांस भरा। वो अपने अंदर सुकून महसूस करता खुलकर मुस्कुराया और आगे बढ़कर इसकी स्टडी टेबल को उलट पुलट कर देखने लगा। वहाँ उर्दू नावल पढ़े देखकर वो मुस्कुराया। तभी इसकी नज़र ब्राउन जिल्द में पड़ी डायरी पर पड़ी। इसने उसे उठाते हुए खोला। डायरी दरमियान से खुली तो वहाँ खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखा था। आज वो पूरे 4 साल 8 महीने 3 हफ्ते और 2 दिन 10 घंटे और 25 मिनट बाद घर वापस आया है। उसे देखते मेरे दिल में बेचैन दिल को करार आ गया, जैसे तपते सहरा से किसी ने छाँव में लाकर खड़ा कर दिया हो। मैंने उसे देखा तो देखती रह गई। पहले से भी कई ज़्यादा गुना खूबसूरत हो गया है। अब मेरा दिल ये सोच सोच कर जल रहा है, ना जाने कितनी लड़कियों ने उसे देखा होगा। और मैं परेशान भी हूँ कि उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। कहीं वो किसी और को पसंद। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। यूँ नहीं कि फ़कत मैं ही उसे चाहती हूँ, जो भी इस पेड़ की छाँव में बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से से भरा लहजा, मत पूछ। इसने जिसको भी जाने को कहा वो बैठ गया। इसकी मर्ज़ी, वो जिसे चाहे पास बिठा ले। इस पर क्या लड़ना, फला मेरी जगह बैठ गया। शाफे ने डायरी बंद करते गहरा सांस लिया
اور आंखें बंद करते डायरी सीने से लगाई। इसके एहसासात शोर मचाने लगे। इसे अपने आप पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो डायरी हाथ में लिए कमरे से बाहर निकल आया। मजीद इसे वहाँ रुका नहीं जा रहा था। सो नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।